हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में गाइस। सिलेबस विलेबस तो आपको अभी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक कभी पुराना नहीं होता है ना। इसको कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजतंत्र, भारतीय संविधान, जो आप कहना कह लो। नाम अलग अलग हो सकते हैं, मिलते जुलते, लेकिन अंदर का कंटेंट सेम ही होता है। कोई अगर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है तो भी ये पढ़ा रहा है, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा है तो भी ये पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये सब चीजें अब बात करते हैं आगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। संविधान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान से पहले हम ये पढ़ेंगे कि संविधान बनने का प्रोसेस क्या था, उससे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। तो इंडियन पॉलिटी का जो स्टार्टिंग वाला जो फेस है ना, ये हिस्ट्री से रिलेट करता है गाइस, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अच्छा दरवाजा चुका देना एक बार। क्या नाम है यार, एक बार वो चाबी ताला लगा होगा वो निकाल लेना फ्रंट गेट पे, लटका होगा शायद, है ना, वो रख लो। हाँ मैं ये कह रहा था, मान के चलो रख दो उधर ही, ले लो, मैं ले लो, वहीं कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था आपको कि सपोज करो आप लोग आज से, अच्छा आज अगर आपको बाहर जाना तो आपको क्या चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, है ना। पासपोर्ट के अलावा आपको वीजा भी चाहिए, है ना। तो पासपोर्ट तो परमानेंट डॉक्यूमेंट है, वो ये बताता है कि आप किस देश से आए हो। क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, आप ये साबित नहीं कर सकते किस देश पे आए हो, तो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत मुसीबत में आप फंस जाओगे, ठीक है ना। ये बात का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या पासपोर्ट का कंसेप्ट आज से 60-70 साल पहले होता होगा, क्या लगता है, होता होगा। एक ना जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना था आप लोगों ने, उसमें एक व्यक्ति था जनरल डायर, दो डायर थे एक्चुअली। एक जो पंजाब का गवर्नर था, और एक जो था जिसने, जो आर्मी का मिलिट्री हेड था, जिसने गोलियां चलवाई थी, ठीक है ना। उसको मारा था किसने, सरदार उधम सिंह ने। वो गए थे कहाँ, इंग्लैंड, उसको मारने के लिए, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की, तब जाकर उसको लास्ट में मारा, कॉक्सटन हॉल लंदन में जाके मारा। उसके घर पे जॉब भी करते थे, तब भी नहीं मारा उसके घर पे। उनका थॉट प्रोसेस की भी लड़ाई थी। आप मूवी देखोगे ना उधम सिंह वाली, तो आपको समझ में आएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज से 70 साल पहले होगा, क्या आज से 200 साल पहले रहा होगा पासपोर्ट का कंसेप्ट, नहीं, उम्मीद नहीं लगती है। तो आज से 200 साल पहले पासपोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होता है, सपोज करो आप लोग कोई भारतीय कंपनी जो बाहर व्यापार कर रही, कोई बाहर की कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही हो, बता सकते हो नाम, कौन सी, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया बोल रहा हूँ ना, हाँ बहुत पावरफुल कंपनी है एनवीडिया। और डेल भारतीय नहीं है, डेल तो एप्पल, चलो ठीक है। अब भारतीय बताओ, भारतीय कंपनी जो बाहर कर रही है, रिलायंस कर रही है, पक्का श्योर है। एशियन पेंट्स बाहर कर रहा है, आपके हार्डवेयर की शॉप है क्या, एशियन पेंट्स किसने बोला आप नहीं, जनरली किसी किसी की ना अपनी खुद का जो ब्रांड होता है, जो जिस फील्ड में काम करता है उसका नाम लेते हैं। हाँ रिलायंस इंडिया, ठीक है। और आगे बताओ, और बताओ, और नाम बताओ। अच्छा कर रहे हैं पक्का, ठीक है। टाटा, और बताओ, बस 4 ही 5 है। इन्फोसिस कर रहा है पक्का, कर रहा होगा, चलो ठीक है मान लेते हैं। और बताओ, चलो ठीक है। ये जितने ब्रांड हम यूज करते हैं ना, मारुति, होंडा, हीरो होंडा, ये सब जितने ब्रांड हम यूज करते हैं सारे बाहर कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट कम है अपने आप को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है। आज से कई साल पहले तक जब ये सवाल पूछा तो सिर्फ एक ही नाम आता था, टाटा। क्यों, क्योंकि उन्होंने सुना था करंट अफेयर्स में कि टाटा ने जैगुआर को, लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया था इस चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं, और करते भी है, सारे के सारे कर रहे हैं बिजनेस जो बाहर कर रहे हैं। अब मान के चलो गए, सपोज करो हम लोगों की एक कंपनी है, हम लोग क्या है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है ना, बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। हम लोग अगर ये समझ जाओगे तो तुम्हारे 10 साल बाद जो बच्चे होंगे ना, 20 साल, उनको भी समझा पाओगे तुम। हमारी मान के चलो एक कंपनी है, और हमारी कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है हमारी कंपनी का, चलो ये नाम नहीं लेते वरना अभी मजा नहीं आएगा फिर। हमारी कंपनी का नाम है चुन्नू चिप्स, हम चिप्स बनाते हैं मान के चलो, ठीक है ना। और हम आज से 70 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान नहीं था, है ना, वो तो भारत का हिस्सा था, बाद में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना। और हम
बिजनेस करने, सपोज करो आज से 70 साल पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट करता था, हम चले गए पाकिस्तान व्यापार करने के लिए, हमारी कंपनी का नाम है, बहुत पैसा हमारे पास, अंधा चिप्स बेच बेच के हमने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि एक ही तेल में हमने कई बार चिप्स को फ्राई किया है और पैसा बचाया है उसको। ठीक है, ले लो चेयर्स इधर से, या जिधर बैठना उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी आ सकते हो, इधर बहुत सारा स्पेस है। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि हम लोग सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, उस समय जो नहीं था देश, पाकिस्तान में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, और हम वहां पे जाके देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ना पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। पाकिस्तान का जो मान के चलो इस्लामाबाद का जो राजा है, और मान के जो मुल्तान की जो रानी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, यही तो जगह है ना वहां पे, तो आपस में लड़ रहे हैं ये, और मैंने इनके बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, और मैं चूंकि कंपनी, मेरा काम है बिजनेस करना, तो मेरे पास पैसा भी इनसे ज्यादा है। ठीक है ना, तो मैंने इनके पॉलिटिकल इम्बैलेंस का फायदा उठा करके यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर लिया, वहां पे जाके कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, धीरे धीरे जाके कब्जा कर लिया, और अपने बंदे बिठा दिए इस्लामाबाद में भी, और है ना, और इनकी पावर को कम कर दिया। ठीक है ना, ये चीज है। अब अगर हम ऐसा करते हैं, हम कंपनी बना के कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान, और वहां पे क्या कर लेते हैं, एक वहां पे पॉलिटिकल इम्बैलेंस को देखते हैं, वहां पे कब्जा कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना क्या होगा, यहाँ की जो सरकार है उसको लगेगा कि वहां जाकर के ये वहां पे कोई पैरेलल गवर्नमेंट ना बना दे, इसलिए वो हमें रेगुलेट करेगी। क्या करेगी, भाई भाई भाई, हमें भले ही पाकिस्तान चले गए हमारे, लेकिन अभी सारी प्रॉपर्टी, सारा सेटअप तो इंडिया में ही है ना, तो वो हमें रेगुलेट करेगी गाइस, और उसी रेगुलेट किसको करेगी, कंपनी को, चुन्नू चिप्स को, है ना। तो हमें रेगुलेट करने के लिए वो एक एक्ट बनाएंगे जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बनाएंगे, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ठीक है ना। अच्छा गाइस, हम इंडिया से, हमने यहाँ के जो किंग होगा, जो बॉस होगा, उसको इतने पैसे दिए हमने मोदी जी को, कि हमने कहा पाकिस्तान हमारे अलावा इंडिया से और कोई कंपनी नहीं जानी चाहिए, समझो, यानी हमें मोनोपोली चाहिए, एकाधिकार बाजार चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले गए, बिजनेस कर लिया, चल सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को डर था, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया, तो ये वो एक्ट है जो कंपनी के ऊपर लगते थे बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन बनाती थी। ये जो कंपनी बनाई उसकी जगह पे नाम लिख लेना आप, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम लिख लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहाँ पे आई, यहाँ पे देखा सारे के सारे राजा आपस में क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं इसका, और खुद कंट्रोल करना शुरू, और करते भी हैं, इंटरफेयर करते हैं, और जीतते भी हैं, हराते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन गाइस मजा तब आता है जब वो बैटल ऑफ प्लासी में जीत जाते हैं, उसके बाद से उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है बंगाल के ऊपर। और बंगाल उस समय जो है ना गाइस, सबसे ज्यादा पावरफुल है। बंगाल उस समय क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब पैसे के मामले में पावरफुल है। आपको पता है, अब जिन लोगों ने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन बता दूंगा कि दिल्ली में हम सारे लोग बैठे हुए हैं, बताने के लिए मैं बहुत कुछ है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में बताना बहुत जरूरी है। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा, कभी एक जगह थी बिहार में मगध, वो बहुत मतलब कि पॉपुलर हुई, धीरे धीरे मगध की वैल्यू कम हो गई, फिर कन्नौज की वैल्यू आई यूपी की, वो पॉपुलर हुआ, फिर कुछ टाइम में गुजरात की वैल्यू आई, वो पॉपुलर हुआ, फिर जब मिडवल एरा चालू हुआ, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब, तो मुल्तान वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया पॉपुलर हुआ। ठीक है, लेकिन उस समय में मेन इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था, और एग्रीकल्चर तो वही होगा जहां पे पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, जहां पे सिंचाई इरिगेशन अच्छा होगा। तो गाइस ज्योग्राफी तो पढ़ चुके हो, तो पंजाब की जो 5 नदियां बह रही हैं ऊपर से, और बंगाल में जो वो गंगा ब्रह्मपुत्र आ रही है, उनसे जो पानी में जो मिनरल आ रहा है, उसके कारण उनका एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो सोर्स ऑफ इनकम भी क्या अच्छी है, टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जब बंगाल पे कैप्चर किया, तो उनको क्या मिली, एक तो बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों की किस्मत बदलनी चालू हो गई। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे ज्यादा बवाल ना खड़ा कर दें, ज्यादा भसड़ ना मचा दें, इसलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेट करना शुरू किया। इसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट का एक लालच था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती थी, इससे पैसे उनके भी लगे हुए थे इसमें, ब्रिटेन के लोगों को इनडायरेक्टली पैसे लगे हुए, तो खुल के नहीं कह सकते थे। तो इसलिए ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी व्यापार करने के लिए। कहाँ पे, सिर्फ ब्रिटेन वाले ही आएंगे, ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी आएगी, और कहीं से भी आए, जर्मनी से आए, पोर्तुगीज से आए, कहीं से भी आए, लेकिन ब्रिटेन से कौन आएगा, सिर्फ। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट होते थे इनमें इनका एक्सटेंशन बढ़ता था, 20 साल के लिए बढ़ा, पहले 15 साल दिया, फिर 20 साल फिर बढ़ाया, फिर 20 साल फिर बढ़ाया, ऐसे करते 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 जब ऐसे 100 साल बीत गए ना, तो लोगों ने पूछा भाई एक बार बताओ, ये लाइफ टाइम दे दिया क्या तुमने। तो अब लोगों की उंगली उठनी चालू होगी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है,
है ना। संविधान की शुरुआत ही ब्रिटेन से होती है, मॉडर्न संविधान की, वरना एक्चुअली में तो इंडिया में होती है। ठीक है, तो जब लोगों ने रेज करना शुरू किया क्या ऑब्जेक्शन, तो ब्रिटेन की, क्योंकि वहां की सरकार के भी पैसे लग रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार को एक्सक्यूज देना पड़ेगा, क्यों दे रहे इसका इतना एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये था, सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे रिलीजन का भी प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे रिलीजन का भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भी हम दे रहे हैं इनको, मतलब मिशनरीज खोल रहे हैं, जिसके कारण से ईसाई धर्म का क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ये सब कुछ चला। तो गाइस रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रोल करना, यहाँ पे कंट्रोल सबसे पहले देखो 1600 से लेकर के ना गाइस, 1600 से लेकर के 1857 और 1857 से लेकर के 1900, ये अंग्रेजों का शासन है। तो आप देखोगे ना लगभग लगभग 1600 से भी नहीं है एक्चुअली, ये 1700 समथिंग है एक्चुअली, 1700 आई थिंक 64 में शायद, आई थिंक प्लासी का वॉर 1757 में, है ना। तो गए 100 साल तो ये हो गए, और 100 साल लगभग ये हो गए, अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया। लेकिन गए ये जो स्टार्टिंग के 100 साल है ना, इसमें हम पे सिर्फ कंपनी ने शासन किया, किसने शासन किया, और कंपनी ने हमें इतना शोषण किया, इतना हमारा शोषण किया, शोषण को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्लॉइट किया इतना, कि हमने जो है 1857 में क्या कर दिया, क्रांति कर दी, रिवोल्ट कर दिया। और इसके कारण से जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो कह रही है भाई हम तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाते रह गए, वहां तक कलेश हो गया। इसके बाद से क्या हुआ, 1857 के बाद से कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो हमें लगता है कि हम पे अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, लेकिन उस 200 साल में 100 साल जो है वो कंपनी के हैं और 100 साल किसके हैं, ब्रिटिश क्राउन के हैं। ठीक है ना, क्राउन का शासन है, यानी कि ब्रिटेन की संसद का शासन है। इससे थोड़े बहुत जो डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं वो इसके बाद के देखने को मिलते हैं, इसके पहले के देखने को मिलते हैं। एक चीज और गाइस, दो चीज होते हैं, एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है, एक होता है चार्टर्ड एक्ट। एक क्या होता है, चार्टर्ड एक्ट, और एक होता है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो गाइस रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए थे, किसने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, सिर्फ कंपनी के लिए था। लेकिन गाइस चार्टर्ड एक्ट में कंपनी को रेगुलेट करने के साथ साथ इंडिया में क्या क्या एक्सपेंड किया जा सकता है इसके बारे में भी सोचा जाने लगा धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद। और जब ये सब कुछ भसड़ मची 1857 तक, उसके बाद जो नए एक्ट आ गए उनका क्या नाम होता था, गवर्नमेंट ऑफ। गाइस रेगुलेटिंग और चार्टर्ड एक्ट वो कानून होते थे जो सीधे वहां से डायरेक्ट बन के आते थे, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते थे। बनाने वाले को नहीं पता कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, बस बना के भेज दिए, है ना। हमारा संविधान कोई ऐसा व्यक्ति लिखे जो भारतीय नहीं है, तो उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, ठीक है ना, वो चीज है। आगे की बात करें तो गाइस ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर्ड एक्ट सीधे सीधे इंग्लैंड से बन के आते थे, कहाँ लागू हो जाते थे, रेगुलेटिंग एक्ट किसके लिए, कंपनी के लिए। चार्टर्ड एक्ट में क्या, कंपनी के लिए भी और इंडिया में एक्सपेंशन भी, है ना, कि डेवलपमेंट कैसे होगा धीरे धीरे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया को ध्यान में रखते हुए इंडिया में ही बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब इतनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट दे दी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इतनी पावर दे दी यहाँ पे लोगों को कि वो खुद से अपना एक्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज गई, एक होता है गवर्नर, एक होता है गवर्नर जनरल, और एक होता है वॉइसरॉय। इन तीनों फर्क छोड़ो गाइस। गवर्नर होता है किसी इलाके का होता है, जैसे आपको पता है ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मद्रास पे कैप्चर था, साउथ में मद्रास पे, बंगाल पे कैप्चर था, बॉम्बे पे कैप्चर था, इन 3 जगहों पे कैप्चर था। तो इन तीनों जगह पे उन्होंने गवर्नर बिठा रखे थे, क्या बिठा रखे थे, गवर्नर। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इन तीनों को मिला करके एक ही गवर्नर बनाया, जिसको क्या कहलाते हैं, गवर्नर जनरल कहा गया, मतलब तीनों का एक ही होगा। ठीक है, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान पे इनका कब्जा हो गया, पूरे इंडिया पे इनका कब्जा हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया फिर, वॉइसरॉय। क्लियर आपको, रेगुलेटिंग चार्टर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय। क्लियर हो गया। तो कभी हम पढ़ेंगे कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, भारत का पहला गवर्नर कौन है, तो कंफ्यूज ना होना कि सर ये बार बार पहला क्यों बोल रहा है। ठीक है ना, ये कुछ टाइम तक चला सिस्टम, फिर ये चला, फिर ये चला। अंग्रेजों का पहले 3 जगह पर कैप्चर था, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, तो वहां पे वो गवर्नर बिठाते थे। फिर तीनों को मिलाकर उन्होंने एक ही कर दिया, भाई 3 को कौन अफोर्ड करेगा, एक ही बंदा डिसीजन ले लेगा किसके, तीनों प्रेसिडेंसीज के, तो वो गवर्नर जनरल हो गया, और जो पूरे भारत के बन गया तो वो क्या हो गया, वाइसरॉय हो गया। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम चला। क्लियर आपको। तो हमारे संविधान में गाइस, अब कोई पूछे एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गाइस ध्यान रखना आप लोग कि 70% हिस्सा जो है
70% हिस्सा जो सब कुछ मिलेगा आपको लिखा हुआ, टेंशन मतलब लो। 70% हिस्सा जो है ना वो सिर्फ इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट और भारत शासन अधिनियम से है, स्पेशली भारत शासन अधिनियम से। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन कौन से वाले से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा वाला? 1935 से। ज्यादातर इसी से है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कैसा हैंडल होना चाहिए। दूसरी बात ये जो 30% है, जो 30% है वो आया विदेशी स्रोतों से, यानी कि फॉरेन सोर्सेस से, अलग अलग कंट्री से। मतलब हमने यूएसए से कुछ ले लिया, हमने यूके से कुछ ले लिया, हमने रशिया से कुछ ले लिया, हमने जापान से कुछ ले लिया, हमने जर्मनी से कुछ ले लिया, हमने साउथ अफ्रीका से कुछ ले लिया, इस तरीके से चला। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। दुनिया का जो संविधान का जो कंसेप्ट है, जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, वो सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया। किसने दिया? ब्रिटेन ने दिया। और इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। ठीक है। और क्या नाम है, दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है गाइस, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ, दे डू व्हाट दे लाइक, वो करते हैं जो उनको वो पसंद है। उनको क्या पसंद है? उनको वो सारी चीजें पसंद है जो जनता के हित में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मोदी जी जब 2014 से पहले विपक्ष में थे तो कहते थे आधार कार्ड देश के लिए खतरा है, आम आदमी की प्राइवेसी भंग हो रही है इससे। लेकिन जब आए 2014 के बाद तो सबसे ज्यादा आधार कार्ड के लिंक उन्होंने करवाए। ठीक है ना। इस पे अश्नीर ग्रोवर का मुझे एक डायलॉग याद आता कि अभी उतारता हूँ तेरा दोगलापन। ठीक है ना। तो आधार कार्ड से 14 के बाद से आपका हर, यकीन नहीं मानोगे, 2009 में जब मैंने पहली बार अपना आधार कार्ड बनाया और मैं बैंक में गया अकाउंट खुलाने के लिए, मैंने कहा ये आईडी है मेरी, उन्होंने कहा ये क्या है, ये सब कुछ नहीं चलता। मतलब उस समय लोग इतने अनअवेयर थे आधार कार्ड को लेकर के। 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कि उन्होंने आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। आज बिना आधार के चलेगा नहीं। आधार तो मैंडेटरी है, कुछ हो या ना हो आधार होना जरूरी है। ठीक है। कुछ और चीजें भी चाहिए लेकिन आधार जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से ज्यादा प्रिसाइज क्या है, आधार में फोन नंबर भी है, उसमें फोटो भी कलर्ड है। ठीक है। फोटो गंदी है तो क्या हुआ, लेकिन है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जब तक पार्टी विपक्ष में रहेगी तब तक उसको अच्छे काम भी क्या लगते हैं, पूरे लगते हैं। जैसे आर्मी में अग्निवीर वाला सिस्टम लागू है, विपक्ष ने इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन मुझे पूरी गारंटी कि जिस दिन विपक्ष सत्ता में आएगा ये अग्निवीर नहीं हटेगा, ये ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि सरकारें ऐसे काम नहीं करती हैं। सरकारें काम करती हैं, अकेला डिसीजन मोदी थोड़ी ले रहा है। सरकारें काम करती हैं अपने पीछे के बैकएंड के सपोर्ट से काम करती हैं। ठीक है। जब आप लोग सरकार का हिस्सा बनोगे तब आपको पता चलेगा कि खाली चिल्लाने से काम नहीं होता, रियलिटी क्या है वो देखना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी बंदा आर्मी ज्वाइन करता है, 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा, मान के चलो 18 की एज में ज्वाइन करता है, 28 में रिटायर हो जाएगा, 30 में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद अगले 70 साल तक इसको पेंशन भी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बर्डन है एक तरह से। इसको कम कैसे करें? पेंशन बंद करेंगे तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसका भी आंदोलन पहले एक बार हो चुका था। तो उन्होंने सिस्टम को बदला। ठीक है। ये चीज है। तो मैंने कहा ना, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो एक तरफ से नहीं लेती है। और मैंने कहा जो आज विपक्ष में बैठ के कह रहे हैं कि ये सही नहीं, हम आएंगे तो उसको ये कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो आएंगे ना तो वो शांत हो जाएंगे शायद। और क्या पता कि अगर उन्होंने ज्यादा किसी भी जब बात को बोल दिया तो हो सकता है कि वो उसको लागू भी करवा दें। क्या पता, हो सकता है कि वो अग्निवीर को हटा भी दे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे हैव पावर्स, वो चीज है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया की क्या है कि अगर आप विपक्ष में हो तो आपको अच्छी चीज भी क्या लगेगी, बुरी। यहाँ की ये प्रॉब्लम। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, उनको जो अच्छा लगता है वो पास करते हैं। इसलिए ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ उनका कल्चरल संविधान है। ठीक है ना। लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। लेकिन छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। 1789 में एग्जीक्यूट हुआ था वो, 1700। ये जो छोटा सा देश है ना ब्रिटेन, इसने पूरे वर्ल्ड पे क्या कर रखा था, ये कहते हैं कि अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता था गाइस। मतलब जिस देश में सबसे पहले सनराइज होगा और सनसेट होगा, दोनों जगह पे किसका कब्जा है। और आज स्थिति ये है कि इनके जो वाइस राय के कपड़े वो हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, वो चीज है। तो इनका कब्जा किस पे था? यूएसए पे भी था, है ना। इसकी चर्चा हम हिस्ट्री में करें क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जब इनका कब्जा यूएसए पे था तो यूएसए कब आजाद हो गया? 1777-78 के बाद, मतलब 1700 समथिंग में वो आजाद हो गया। गुलाम कब हुआ? बहुत पहले। कब गाइस? हार्डली 1400 समथिंग, 1500 समथिंग ऐसे।
जब भारत की खोज हुई थी ना उसी समय अमेरिका की खोज हुई थी। गुलाम भी हो गया, 1700 में आजाद भी हो गया। आजाद हुए उसको 300 साल होने जा रहे हैं, 200-300 साल। हमें आजाद हुए कितने होने जा रहे हैं? 78 होने जा रहे हैं। तो हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वरना हमारा भी आएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आगे की बात करें हम लोग, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आ जाओ, धीरे धीरे एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। मैंने कहा गाइस कि ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग, अपना सिलेबस देख लो आप लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैं इसमें इंग्लिश में लिख के दे दूंगा, ये हमारा सिलेबस है ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई ना कि उसके आधार पे कोई पूछे आपसे, मान लो आज ये क्लास लेके गई इंडियन पॉलिटी की, और इनके घर पे इनके पिताजी ने पूछ लिया कि भाई बताओ संविधान क्या है, तो आप कह देना कि संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ बुक है। क्या है? लॉ बुक है, कानून की किताब है। ठीक है, कानूनी दस्तावेज है। अगर एक शब्द में सुनना चाहते हो तो कानूनी दस्तावेज है। ठीक है ना, सबसे बड़ी कानून की किताब क्या है? संविधान। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 49 को तैयार हुआ। लेकिन गाइस इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब इसके पीछे कहानी है, मैं आपको कहानी बताऊंगा। लेकिन जिस दिन ये बन के तैयार हुआ गाइस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपना संविधान तैयार किया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको विधि दिवस भी कहते हैं गाइस। इसको क्या कहते हैं? इसको विधि दिवस, यानी कि नेशनल लॉ डे भी कहते हैं इसको। लॉ डे भी कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यानी कि संविधान दिवस भी कहा जाता है। अब हमने लागू ये क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि उसके कई सारे हिस्ट्री में कारण है, मैं आपको कारण के बारे में बताऊंगा आगे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1930 में गाइस, 19 देश का आजाद हुआ, तो उससे 17 साल पहले हमने अपनी आज़ादी मनाना चालू कर दी थी 26 जनवरी को, कांग्रेस के लाहौर सेशन में। ठीक है ना, रावी नदी के किनारे लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया कि हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 26 जनवरी को मनाएंगे हर साल। लेकिन हमारा संविधान तो बनके तैयार कब हो गया? 26 नवंबर को, और देश पहले ही आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को। तो हम चाहते थे कि हिस्ट्री में ये डेट जो है 26 जनवरी ये जिंदा रहे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने उसको संविधान को, इसलिए हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया। फिर रिपब्लिक मीन्स व्हाट? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ये तो इसकी हिंदी बताई ना आपने। मैंने कहा शर्ट का मतलब क्या होता है? आप कहते हो कमीज, कहते हो आप। तो ये कोई मतलब थोड़ी है, इसकी परिभाषा थोड़ी है, ये तो आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? किस देश के आगे लगता है? क्या यूएई अपने आगे लगाता है? क्या चाइना अपने आगे लगाता है? क्या पाकिस्तान लगाता है? ऐसा ध्यान से सुना गया। जिस देश के पासपोर्ट पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ फलाना, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी लगा होगा XYZ, किसी पे नहीं भी लिखा होगा। जैसे यूएई पे नहीं लिखा रहता, यूनाइटेड अरब अमीरात ही लिखा रहता है उस पर सिर्फ, उसका रिपब्लिक वर्ड। जहाँ पे रिपब्लिक दिखेगा किसी के पासपोर्ट पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि उस देश का जो मुखिया है वो चुन करके लाया है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। लेकिन यूएई में तो ऐसा नहीं, वहाँ तो किंगशिप है ना, मोनार्ची है ना वहाँ तो, डेमोक्रेसी है। बट वो यूनाइटेड स्टेट, अब इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। ये सब बताऊंगा मैं आपको, मैंने कहा ना बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर सारा कुछ अभी पिटारा खोल दिया तो वो तहस नहस हो जाएगा। यूएसए अलग है, चाइना अलग है। चाइना में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन फॉल्स डेमोक्रेसी है। वहां पे एक ही लोग शक्ल के लोग हैं, कभी वो जिनपिंग PM बनेगा, कभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है ना, वो चीज है। मतलब उनके अंदर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन गाइस जो वैल्यू यहाँ पे अंबानी की है ना, जो वैल्यू यहाँ पे अंबानी की है, वही वहां पे अलीबाबा के फाउंडर जैकमा की लेवल है उसका। जैकमा जो है वो अलीबाबा का फाउंडर है। अलीबाबा एक वेबसाइट है वर्ल्ड फेमस, है ना। तो अलीबाबा का फाउंडर जो है वो जैकमा है, और उसने एक बार सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था। ठीक है, इधर इधर ले लो, इधर से इधर आके बैठ जाओ, तो नहीं तो फिर चेयर लेके जाओ, उधर बैठो। ठीक है, जैकमा जो है वो अलीबाबा का फाउंडर है, उसने सरकार के खिलाफ बोला था। सरकार ने उसको रातों रात क्या किया, अगले दिन जब आया ना तो बोला नहीं कि कहाँ पे गया था मैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई। सरकार यहाँ पे, चाइना की वो प्रेस्टीज है, यहाँ पे तो हम सरकार को गालियां दे देते हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है ना, वो चीज है। आगे की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे थे हम लोग? रिपब्लिक की। तो जिस देश का मुखिया जो है क्या होता है, चुन करके आता है, समझ जाएंगे वो रिपब्लिक है। दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक इंडिया में ही है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे कभी हिस्ट्री में। आगे की बात करते हैं, चलो आ जाओ। तो जो बातें पढ़ाई है एक एक करके जरा आज डिस्कस करते हैं गाइस। तो मैंने कहा जो हमारा संविधान है गाइस वो क्या है? एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या एक तरह का लीगल, जैसे बेसिक सिद्धांत है,
मैंने कहा संविधान क्या, मैं कहता हूँ तुम्हें बोलने नहीं दूंगा मैं, ये इसके मौलिक अधिकारों का क्या है हनन है। हमारे पास हमने एक डॉग पाला हुआ फीमेल है, मेरे छोटे मैंने कहा कि इसकी ब्रीडिंग नहीं कराएंगे हम लोग। मैंने कहा भाई ये इसके प्राकृतिक अधिकारों का हनन है। मैंने कहीं से पढ़ के थोड़ी आया प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये इसके प्राकृतिक अधिकारों का क्या है। मैंने अपने भाई को बोला, वो स्कूटी चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई इसकी ब्रीडिंग नहीं कराएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो उसकी पॉटी साफ करो, फिर उसके बच्चे होंगे छोटे छोटे उनके साफ करो, इतना कौन हटेगा। और हमारे घर में ये सब चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है, पता नहीं कैसे उसको रख लिया हमने। अब रख लिया तो मुंह माया हो जाता है, वही वाली बात है, रख लिया तो एक लगाव सा हो जाता है। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है एनिमल्स पालने से, क्यों, क्योंकि वो साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देती है। अब आपको पता है जैसे बच्चे का नेचर होता है कहीं पे गंदा कर देना, सेम अगर छोटा कुत्ते के बच्चे को तो वो भी ऐसे करेगा। अब वो मैच्योर है तो वो ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको एक ही डालू, मैंने कहा ये प्राकृतिक अधिकारों क्या है, तो अधिकार वो है जो हमारे बाय नेचर में पता है कि ये गलत हो रहा है। मैं कहूँ तुम्हें बोलने नहीं दूंगा मैं, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने कानून लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे वही चीजें लिखी जो बेसिक फंडामेंटल होती हैं। इसलिए वो जो हमारे 6 राइट्स है, कौन से वाले हैं, वो कॉमन सेंस वाले राइट हैं कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं जाने का अधिकार है, कहीं पे रहने का अधिकार है, ये आपको कोई नहीं छीन सकता। आपको छीन रहा है तो गलत है, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, उसका एक दोस्त है मेरे छोटे वाले भाई का, मयंक, वो भी डॉग लवर है। जब मेरे भाई ने उसको ये स्टेटमेंट बोला कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसने भी यही बोला कि ये उसके नेचुरल राइट्स का क्या है, हनन है, मतलब कि उसके वायलेशन, उसके नेचुरल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। अगर प्रकृति ने उसको वो मैकेनिज्म दिया है तो उसको एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ठीक है, वो चीज है। आगे की बात करें तो ये जो हमारा संविधान है उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे कानून लिख दिए हैं, इसमें बेसिक कंसेप्चुअल बातें लिखी हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका नॉर्मल सेंस भी जागृत है, नॉर्मल सेंस भी काम कर रहा है, वो भी समझ जाए कि हाँ क्या सही और क्या गलत है। लेकिन इसको लिखना और इसको एग्जीक्यूट कराना बड़ी मुश्किल बात है। काफी साल पहले की बात है, मैं पापा के साथ बाजार जाता था रात को, काम से फ्री होकर के। रात को एक आदमी 11 बजे भागा है, भैया भैया मेरे को फोन करना पुलिस को, एक आदमी ने मुझे पूरे दिन काम कराया, पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या बताऊं कि उसके मूलभूत अधिकार हैं ये, आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। व्हाट इज बेगारी, मतलब पूरे दिन उसे काम करवाया और उसको बदले में कुछ भी नहीं है, ये बेगारी है, मतलब उसको मार के भगा दिया ऐसा। ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसको कौन बताया कि इस देश में फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पे आप आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप आर्टिकल 216 के तहत जा सकते हो, आप जा सकते हो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, क्योंकि जिस राज्य में आप हाई कोर्ट में जाओगे, आप हाई कोर्ट कहाँ जाएगा, वो एक फोन नहीं हो रहा उससे, ठीक है ना। ये कर देंगे वो कर देंगे अलग बात होती है, लेकिन जाके आप एक चोरी हो जाए आपका एक सामान, मान लो इनका बस में लैपटॉप चोरी हो गया, अगर ये थाने में लिखवा जाएंगे ना तो थानेदार उनसे वो सवाल करेगा कि इसने इसका लैपटॉप नहीं चोरी हो गया है, ये किसी का लैपटॉप चुरा लिया इसने, समझ रहे हो, आपसे ये सवाल किए जाएंगे। आपका फोन चोरी हो जाता, कभी कोई लिखवाने गया रिपोर्ट फोन चोरी का, आजकल तो ऑनलाइन करा लेते हैं। अगर ऑफलाइन कराने जाओगे ना भाई साहब, इतने सवाल कि आपको लगेगा कि भाई इससे तो चाहे कि नहीं आता मैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, वो फोन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखेगा, फोन गिर गया इसकी रिपोर्ट लिखेगा आपके, फोन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ही नहीं, नहीं लिखेगा, लेकिन आपकी गलती से गिरा है, चोरी नहीं हुआ, चोरी नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर चोरी होगा तो चोर को ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग। हाँ, अगर तुमने कोई बड़ी अप्रोच लगा ली तो क्या पता वो पता करें फिर, ठीक है, ये चीज है, लिखने के तरीके होते हैं। आगे की बात करें तो गाइस ब्रिटेन को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या जननी कहते हैं इसको, मतलब संविधान की जननी कहते हैं, ठीक है ना। और लोकतंत्र की जननी, डेमोक्रेसी की मतलब मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, और मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट की देन कहाँ की है, ब्रिटेन की, है ना। डेमोक्रेसी किसकी देन है, हालांकि डेमोक्रेसी में यूएस का भी योगदान है, और ये आपका क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन का भी कहाँ पे है, ब्रिटेन से, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ आगे। दुनिया का सबसे प्राचीन मतलब सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, सबसे पुराना भी है, सबसे छोटा भी है, ठीक है, वो इन्फोर्स है यूएसए में, ऐसा दिखता है कुछ कुछ, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है। अब इसको लेकर के एक सवाल आता है गाइस, भारत का संविधान कैसा है। गाइस भारत का संविधान कठोर भी है और दोनों गुण है इसमें। बनाने वाले बड़े इंटेलिजेंट थे, बनाने वाले इतने इंटेलिजेंट थे कि वो 1947 में इंग्लैंड जाकर के, बल्कि इससे पहले इंग्लैंड जाकर के बैरिस्ट्री करके 23 डिग्रियां लेकर के, है ना, काम कर रहे हैं। आज हमसे बीए पास नहीं हो रही है,
ठीक है, तो आज अगर देश आजाद होता तो भाई हम कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, कहीं नहीं, ठीक है ना। ये पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ यार, मैं आप ही की कैटेगरी से बोल रहा हूँ, अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ मिलके, ठीक है। वो जो उस समय जो हमारे फोर फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सबके सब बैरिस्टर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, किसका नाम लेना चाहते हो बताओ आप, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, बी एन रॉय, जिसका नाम लोगे सबके सब ने क्या कर रखी है, इंग्लैंड जा जाके, तभी तो उन्हें दम था ना कि कुछ लिखा ऐसा जो आज भी वैलिड है। तो इनने कहा ना कि हमारे देश में ना 3 तरीके से संशोधन हो सकता है हमारे संविधान में, क्या हो सकता है 3 तरह से, अमेंडमेंट जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कोई छोटा मोटा बिल है तो जितने लोग पार्लियामेंट में है ना उसका 1/3 पास करेंगे तो बिल पास हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बना दिया। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई बड़ा है तो जितने लोग हैं उसका 2/3 पास होना चाहिए, फ्रॉम लोकसभा एंड फ्रॉम राज्यसभा एज वेल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने गलती से कोई ऐसा संविधान बना दिया है जो इस देश के लिए खतरा है, और अगर आप इस देश के संविधान को बदलना चाहते हो तो आप उसकी भी अनुमति है, लेकिन उसकी कंडीशन तो सुनो, आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से यानी लोकसभा से और 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। और जिस समय ये इंसिडेंट हो रहा होगा आज से 50 साल बाद भी, उस समय देश में जितने स्टेट्स होंगे उसके आधे स्टेट्स की विधानसभाओं में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2/3 से पास होना चाहिए। ये संविधान को रिजिड बनाता है, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक समय में एक ही पार्टी की इतनी सारी राज्यों में सरकार हो, ये, और अगर ऐसा हो भी गया उसके बाद भी कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा है, जो उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कहते हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ लो। तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो सिर्फ रिजिड है। अगर उनको बिल पास करना है तो वो 3rd वाला जो ऑप्शन बताया था मैं आपको, वो वहां से होता है। इसलिए अमेरिका में जब कोई कानून बनता है तो वो कानून बनता नहीं है, वो राष्ट्रपति सीधे सीधे उस पर सीधे सीधे क्या करता है, वो लगाता है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है आपका, राष्ट्रपति अध्यादेश, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस मतलब कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से डायरेक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है, ये कहानी होती है। तो अमेरिका, अच्छा, भारत में 28 राज्य हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक देश। यूएसए में गाइस 50 देश हैं जो मिलकर के एक यूनाइटेड स्टेट्स बना रहे हैं, 50 कंट्रीज हैं। अभी बात हुई थी ना यूएसए की, तो मैंने रोका था। यूएसए में क्या है 50, या 28 क्या है, राज्य हैं। कंट्रीज अलग चीज होती है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सब कंट्री मिलकर एक प्रेसिडेंट चुने, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सोचो फिर वहां पे कैसे पॉसिबल हो गया, संभव कंट्रीज है अपने आप में ये, बट इनके साथ कुछ ऐसा इनका बन गया, कोऑर्डिनेशन कैसा हो गया। इससे राज्य की कोई परिभाषा फिक्स नहीं होती है, ये कंट्री टू कंट्री, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं सोशलिस्ट है, कहीं आपका प्राइवेटाइजेशन है, कुछ कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक है ना। तो अब 50 कंट्री है, एक बिल पास करना, पहले एक कंट्री की असेंबली में जाएगा, फिर दूसरी में जाएगा, तो जीवन बीत जाएगा, ठीक है ना। और वहां भी ऐसे ही होता है जैसा हमारे यहाँ पर, तो क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में डिले होता ही होता है। हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होता है, स्प्रे भी फेंक देते हैं, चेयर भी फेंक देते हैं, बिल फाड़ के चेयरमैन के मुंह पे ही मार देते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये चीज आगे की बात करें तो मैंने कहा कि मैंने कहा यूएसए का, आपको ज्यादा कहानियां याद नहीं रखना, फैक्ट याद रखने। यूएसए का संविधान कैसा है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान गाइस विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे भारी, सबसे बल्किएस्ट और सबसे फ्लेक्सिबल संविधान किसका है। मैंने कहा ना, लिखा ही नहीं है तो अपनी सुविधा है, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन जैसे मर्जी कर लो विद मेजोरिटी, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। देश अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है वहां के लोग। अगर लोग बुरे हैं तो देश बुरा हो जाएगा, अगर लोग अच्छे हैं तो देश अच्छा हो जाएगा। तो हमारा संविधान अच्छा है या बुरा, ये आने वाला समय बताएगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप कर दो, ये आगे की बात है। अब मैंने कहा कि हमारे संविधान का डेवलपमेंट किससे होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट गई, भारतीय संवैधानिक विकास। हमारे देश में अंग्रेजों ने जो शासन किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट लगे, जो चार्टर्ड एक्ट लगे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगे, उन्हीं कारण से हमारे संविधान का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमारे संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 70% योगदान, क्योंकि 1935 तक तो देश आजाद होने की कगार पे था।
और उस समय अंग्रेजों ने जो जो रूल बनाए थे वो हमारे लिए ही थे, तो हमने उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कराया। ठीक है ना, ये चीज है। आगे की बात करें तो गाइज ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट में हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बाद में पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? उन्होंने बताया कि भाई बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में हुआ। तो उसके बाद गाइज उन्होंने जो है ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का बंगाल पे क्या हो गया? कब्जा हो गया। और उसके बाद फिर वहां की सरकार जागी नींद से कि भाई ये तो कलेश कर सकते हैं कुछ वहां पे, तो इनको रेगुलेट करना शुरू करते हैं। तो वहां की संसद कानून बना के भेजती थी और यहाँ पे ऑपरेट हो जाता था। ठीक है, उसमें यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता था। ठीक है ना, कि भाई स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, एजुकेशन पे इतना बजट डाल दिया, ऐसा कुछ भी। वो किसके लिए होता था? सिर्फ और सिर्फ, तो मैंने कहा 3 एक्ट बताया मैंने को, रेगुलेटिंग, चार्टर्ड एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो गाइस रेगुलेटिंग एक्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट भी आए दोबारा 81 में। इसके अलावा फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट आया दोबारा से, फिर चार्टर्ड एक्ट आया, फिर चार्टर्ड एक्ट आया। इस तरीके से, यानी अब देखो चार्टर्ड एक्ट कहां से आ रहा है? 1793 से। यानी अब इसके बाद गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट नहीं कर रही है, वो डेवलपमेंट के भी धीरे धीरे काम कर रही है, फ्लरिश करने के भी काम कर रही है। उसका देखो अलग अलग आते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू हो गया। देखो 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी ना, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये सारे आए, और ये सारे किसके अंदर थे? कंपनी के अंडर थे। ठीक है ना, तो जब ब्रिटिश वाला चालू हुआ तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चालू हो गया आना, और बहुत सारी चीजें और भी आनी चालू हो गई। ठीक है, अब हमें एक एक करके पढ़ना है एग्जाम में किस एक्ट से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी 1600 में एडी में अच्छा एक चीज और है, हम पे अंग्रेजों ने शासन किया गया। किसने शासन किया? कईयों को ऐसा लगता है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों ने शासन हम पे नहीं किया है। हम पे सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी, है ना, ये सारे लोग आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कौन टिका? ब्रिटिश। अंग्रेज तो हमारे सारे ही हैं, नेपालियों को छोड़ के, नेपाल मतलब नेपाल वालों को छोड़ करके, है ना। हमें तो सारी दुनिया अंग्रेजी नजर आती है, लेकिन उनमें भी फर्क होता है। कोई ब्रिटिश दिखते एक जैसे हैं वो। ठीक है ना, तो ब्रिटिश सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। ठीक है, अच्छा इन अंग्रेजों की किसी से नहीं बनी, पुर्तगालियों के अलावा, क्योंकि पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का क्या था? मैरिज रिलेशन थे, है ना। और मैरिज रिलेशन में जनरली लड़ाइयां नहीं होती, होती भी तो पैचअप हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन पुर्तगालियों ने सबको भगाया, फ्रांसीसियों को भी, डच को भी, स्वीड डेनिश को भी, है ना, सबको भगाया। लेकिन पुर्तगालियों के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रही। ठीक है, लड़की वाले थे, दबके रहते थे मुंबई कर्नाटक वाले बेल्ट में चुपचाप से। आज भी बहुत सारे पुर्तगीज हैं, मेरी वाइफ गुजरात से है, वहां पे पुर्तगीज, उसकी बहुत सारी उसकी फ्रेंड है जो पुर्तगीज हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई एलिजाबेथ के टाइम पे हुई। और कितने स्टार्टिंग में कितने वर्ष के लिए परमिशन मिली इनको? लेकिन मैंने कहा टाइम टू टाइम ये परमिशन क्या होती चली गई, बढ़ती चलेगी, बढ़ती। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट के जो लोग थे, जो सरकार बनाने वाले लोग थे, उनका खुद का पैसा भी इसमें इंडल्स था। इसके कारण से परमिशन जो है वो एक्सटेंड होती चलेगी। आज वैसे बाय डिफॉल्ट गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड है वो इंडियन है बाय द वे। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा गाइस, इस ये जो काउंसिल बनाया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देखती थी, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ऐसी कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी संस्था जो इसको देखती थी, हैंडल करती थी। इसमें टोटल 24 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, उसमें एक गवर्नर हुआ करता था और उसकी काउंसिल के कुछ लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट, अब सबसे पहला एक्ट कौन सा है? 7070। गाइस इस अधिनियम का संवैधानिक विकास में अत्यधिक महत्व, मतलब हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है गाइस, ठीक है ना, उसमें इसका बड़ा योगदान है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड द रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कंपनीज अफेयर इन, मतलब ये पहला कानून था, पहला एक्ट था। कब का? 7070 प्लासी के बैटल के बाद से। अब गवर्नमेंट वहां की जागी थी कि अब यहाँ पे रेगुलेट करना पड़ेगा, तो पहला कानून बनाया उन्होंने रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या कह रहे हैं वो लोग? तो गाइस भारत में जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया गया। किसके थ्रू कंट्रोल किया गया? पार्लियामेंट के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल किया गया? पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल। कहाँ की पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थ्रू। और क्या क्या रहा? तो गाइस कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, अच्छा कंपनी के अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहे थे। कैसे? मान के चलो उनको बंगाल का गवर्नर बना रखा है कंपनी ने, और इन्होंने खुद की एक कंपनी अलग खोल रखी है ना, उनके क्लाइंट्स अपनी कंपनी को दिए जा रहे हैं। ठीक है, करप्शन कई लेवल पे होता था। मान के चलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया का सामान बाहर एक्सपोर्ट करती है,
अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान ये लोग ले जाएं, मेरे इलाके के ऑफिसर ये हैं, मैंने उनको ब्राइब दी, मैंने कहा मेरा सामान आप करा लो, आपका 2% कमीशन है, समझ रहे हो? तो उसमें ब्राइबरी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी होता था ये सब कुछ, ठीक है ना? तो रिश्वत बहुत थी, निरंकुशता मतलब समझ रहे हो, ऑटोक्रेसी, मतलब ये बेखौफ हो गए थे, उसको भी कंट्रोल किया जाने लगा, ठीक है? अच्छा गाइस, इसको ना दो तरीके से डिवाइड करते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था ब्रिटेन में। पहला था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो लोग जो कंपनी के किसके काम को देखेंगे, वो लोग जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव वर्क को देखेंगे, किसको देखेंगे, मतलब कार्यपालिका को, काम कैसे होगा, ठीक है ना? मतलब माल कैसे आएगा, माल कैसे आएगा, ये सब कुछ। और दूसरा था क्या, कोर्ट ऑफ, इसमें वो लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, प्रॉफिट वाले लोग, ठीक है? तो दो हिस्सों में डिवाइडेड था ये। नेक्स्ट की बात करते गए, उस समय गए बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया इस एक्ट में, गए इस एक्ट में, ये जो एक्ट आया कब का, 1770, इसमें बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जा गया, और जो पहला गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है? और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए गई 4 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई। अकेला आदमी क्या करेगा, अकेला प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, तो उसकी हेल्प के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना? ये चीज है। आगे तो कैबिनेट मिनिस्टर 4 लोगों की मीटिंग बनाएगी, ठीक है? और गाइस यही कंसेप्ट भारत में भी आया। हमारे यहाँ पे गवर्नर का काम पता कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर ही आगे चल के गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल आगे चल के वाइसरॉय बना, और जब देश आजाद हुआ तो वाइसरॉय को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट अपना काम अकेले नहीं करेगा, तो उसकी हेल्प के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है ना? और प्राइम मिनिस्टर अपना काम अकेले नहीं करेगा, तो उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। तो यही सेम कंसेप्ट हमने इंडिया में उतारा। तो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव है जो काम करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब इसी कंसेप्ट से आए हुए हैं, ठीक है? आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या अगर आपका, अच्छा गई इसी एक्ट में गई 1774 में कहा गया कि कलकत्ता में एक कोर्ट बनाएंगे हम लोग। कोर्ट मतलब कैसा, सुप्रीम कोर्ट। गई उस समय पता आपको, कलकत्ता बंगाल का पार्ट था, और बंगाल एक प्रिंसले स्टेट था, यानी कि एक इंडिपेंडेंट राज्य था, इंडिपेंडेंट देश था अपने आप में, देश कह सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि भाई बंगाल का जो राजा है ना, इसका मतलब बंगाल अपने आप में एक देश है उस समय, ठीक है ना? बाद में वो तो हुआ ना। तो आपको पता है देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो बंगाल में जो कोर्ट बना उसको हमने क्या कहा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो कलकत्ता के कोर्ट को हमने हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, इवन देश आजाद होने के पहले भी, ठीक है ना? तो गाइज इसमें वो सारे टॉपिक होते थे जो बंगाल में होते थे। मतलब इस कोर्ट में केस कौन लड़ेगा, जो बंगाल में हो रहे हैं उसके केस लड़े जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का तो एक एरिया होता है ना भाई। भाई रोहिणी कोर्ट में चेन्नई का केस थोड़ी लड़ा जाएगा, है ना? हर इलाके का एक ज्यूरिडिक्शन होता है, जहां पे क्राइम हुआ है उसी के कोर्ट में आप जाओगे। अगर यहाँ पे इस ब्लॉक में क्राइम किया तो मंगोलपुरी का जो कोर्ट होगा ना, उसमें कोर्ट नंबर 109 110 जो भी होगा। रोहिणी में बहुत सारे बिल्डिंग्स में कोर्ट्स हैं, तो जो इस एरिया को जो हैंडल करेगा उसी में जाओगे आप बगल वाले के में भी नहीं जाओगे आप, वो चीज है। तो एक ज्यूरिडिक्शन हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसमें खास बात थी, इसमें ना कलकत्ता के बाहर के लोगों का भी ना केस लड़ा जाता था, अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो। एक चीज, दूसरी बात ये, जो व्यक्ति इस कोर्ट से खुश नहीं था, इसके डिसीजन से खुश नहीं था, आपको पता अपर कोर्ट में चैलेंज करते हैं लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होते तो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नहीं खुश होते तो कहाँ जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं होते तो प्रेसिडेंट के पास, है ना? अगर मान लो किसी को फांसी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने भी फांसी मेंटेन रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रखी, अब वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फांसी का प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद भी कहीं जा सकता है। उसके अलावा भी एक जगह है गाइस दुनिया में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या यहाँ जा सकता है? ये नीदरलैंड में है। कहाँ ये, नीदरलैंड हैंग, याद रखना मेरे शब्दों को। यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे आदमी नहीं जाते, यहाँ पे नेशंस जाते हैं। यहाँ पे कौन जाते हैं, नेशंस जाते हैं, यहाँ पे आदमी को पर्टिकुलर हम नहीं जाएंगे, ठीक है? तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यूपी में एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे ऐसे मजाक बोला कि अगर इसका मुद्दा नहीं होता हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। मैं ये क्या बात हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आदमी तोड़ी जाता है, ये तो जनता को पागल बनाने वाली बात है, ठीक है ना? तो यहाँ पे नेशन जाते हैं। पाकिस्तान ने एक ना एजेंट पकड़ा, कुलभूषण जाधव, सर्च करना आप लोगों को मिलेगा, वीडियो काफी वायरल हुई थी, बहुत पहले की बात है, ठीक है? कुलभूषण यादव के ऊपर ना मुकदमा चलाया गया, किसका, एजेंट होने का, और पाकिस्तान की आर्मी ने वो मुकदमा चलाया।
और उस आर्मी में इंटरेस्टिंग बताऊं, जब वो मुकदमा चलाता है उस आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको लॉ की नॉलेज नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान आर्मी जब किसी एजेंट को पकड़ती है तो जो मुकदमा चलता है उसमें जो ऑफिसर्स लड़ते हैं केस, उनको लॉ की नॉलेज, फांसी की सजा सुनाएगी इसको। क्या सुनाएगी इसको? तो भाई इसके खिलाफ इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई, क्योंकि ये नेशन के, क्योंकि या तो हम पाकिस्तान पर अटैक करें उसको छुड़ाएं, अभिनंदन जैसा कुछ केस करें, या तो हम कहाँ जाएं, तो हम गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये मुद्दा तो ये विदेशी हो गया ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो उस समय फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, है ना। और उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया था इंडिया से, उन्होंने 1 रुपए फीस में ये लड़ा था। ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ एक व्यक्ति था, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उन्होंने केस लड़ा, केस हम जीत गए और पाकिस्तान ने को होल्ड करना पड़ा उसकी फांसी को। होल्ड मतलब फांसी पे अब वो, तो ठीक है, हमने एजेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने उसको भारत का नागरिक रिकॉग्नाइज किया। ठीक है ना, एजेंट तो कितने मर जाते हैं पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, एजेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने उसको कहा कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया ही हमें चाहिए। ठीक है, वो चीज़ है। और यहाँ की फैमिली भी जो है वो भी बोल रही थी, उसकी फैमिली जो थी ना वो भी बोल रही थी। हमने उसको एजेंट बोला नहीं, एजेंट तो वो बोल रहे हैं। कोर्ट का सिस्टम बड़ा प्यारा होता है। मान लो मैंने इनका कोई सामान चुरा लिया, ठीक है ना, और इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया, एफआईआर भी हो गई। पता है मेरा वकील मुझे क्या कहेगा? कोर्ट में जाके बोल देना जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है। अब जज कंफ्यूज है कि वाकई फंसाया जा रहा है, तो एविडेंसेस मांगेंगे ना, कुछ होगा, नहीं होगा तो छूटेगा। ये चीज है। तो एक बड़ा अच्छा फिनोमिना होता है क्या, कि चीजों को शुरू से क्या कर दो, आप नेग्लेक्ट कर दो। अगर आपको ब्लेम लग रहा है ना सीधे, जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है, भले ही चोरी की है मैंने, जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है, उसको और चीजों से रिलेट करो, रिलीजन से रिलेट करो, है ना, या किसी और चीज से, सोसाइटी की प्रॉब्लम से रिलेट करो आप लोग, वो चीज है। आगे की बात करें, ये लाइव बता रहा हूँ, वकील ने ये बताया था मुझे। ठीक है, तो गाइज वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, जो मेरा सामान, मैं इंडियन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैटलरी का सामान इंग्लैंड में जाके बिके, है ना, तो मैं इनको कमीशन दूंगा, क्योंकि मेरे इलाके की ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिसर ये हैं। तो उनके ऊपर रिश्वत लेने, ब्राइबरी लेने, गिफ्ट लेने, या उनका प्राइवेट अपना बिजनेस चलाने के ऊपर जो है इनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, अगला 20 सालों के लिए गए इस कंपनी को इनका बिजनेस और पॉलिटिकल एकाधिकार दिया गया। मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहते हैं कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेयर भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नेक्स्ट कहते हैं कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईआईसी पर नियंत्रण हो गया। गाइस मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड वो आपका प्रोप्राइटर्स, 2 पढ़े थे ना हमने। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले के थ्रू ना जो ब्रिटेन की जो सरकार थी ना, वो इसमें इंडल्ज हो गई। मैंने कहा था ना सरकार का भी पैसा लगा हुआ था इसमें। ठीक है, तो उसके थ्रू ये लोग कंट्रोल करने लग गए इसको। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो गई थी, जिसके कारण पता चले कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है। और क्या कह रहा है आपका गाइस, ये जो कानून है इसको किसने बनाया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, और इस पर लागू किया गया था, ईआईसी पे लागू किया गया था। ठीक है ना, और इसी से गाइस हमारा क्या हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन की नींव रखी गई जो इंडिया में चलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है इतना जरूरी नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको नेक्स्ट स्किप करते हैं। और क्या क्या आपका गाइस, जब ये लागू हुआ था ना, उस समय ब्रिटेन का राजा जो था वो था जॉर्ज थर्ड। कौन था? जॉर्ज थर्ड था, और प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड नॉर्थ नाम। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट गाइस 1781। ठीक है, दूसरा एक्ट आया। ये गाइस जो पहला एक्ट आया था कब, और कौन सा एक्ट आया था पहला, कब आया था? 1770। उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसको ठीक करने के लिए आया था ये। ठीक है ना, उसकी कमियों को दूर करने के, तो उसमें क्या है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट बनी थी किसमें, बंगाल में, वो किसके लिए और कानून बना सकते हैं, तो बिहार के लिए भी, और वो पहले एक ही जैसा होता था गाइस। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है आपका, गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर गवर्नर जनरल पर कोई केस होगा तो वो कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट, अगर कोई केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हो जाए तो वो किसी कोर्ट में, समझ आप लोग, इस देश में अगर किसी पे मुकदमा किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता है, भारत के
राष्ट्रपति पर, तब तक जब तक वो अपने पद पे बैठा है, जब तक अपने पोस्ट पे है। पास मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया और वो क्या बन गया भारत का, तो 5 साल तक वो सेफ है। 5 साल के बाद तो उसको खींच लेंगे शायद, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, तो खींचेंगे तो जरूर, लेकिन 5 साल तक तो सेम वही प्रोविजन है। गवर्नर जनरल को भी कोर्ट से फ्री रखा है, यहाँ पे हमने किसको फ्री रखा है, राष्ट्रपति को फ्री रखा है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया गया गाइस, ठीक है। द रेवेन्यू जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई फैसले देता है उसको हटा दिया गया वहां से, मतलब वो एग्जीक्यूटिव में दे दिया गया, वो जुडिशरी से हटा दिया गया रेवेन्यू वाले पार्ट को। इसका एक नया एक्ट आया गाइस, दैट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विलियम पिट, इसी के नाम पे आया, इसी के टाइम पे आया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ गाइस, भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कंपनी के राजनीतिक व्यापार, गाइस इसमें यह कहा गया कि कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर है और कंपनी का जो बिजनेस अफेयर है, इनको अलग अलग डील किया जाएगा, अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, देखा जाएगा। कंपनी का जो मतलब बिजनेस अफेयर है उसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर है उसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक है ना। अलग अलग बॉडीज होंगी ताकि पता चले कि वहां पे कौन क्या कर रहा है ना। ऐसे खिचड़ी पकी हुई थी, कंपनी ही कभी पॉलिटिकल डिसीजन ले रही है, कंपनी ही कभी बिजनेस डिसीजन ले रही है, पता नहीं चल पा रहा था। तो हमने अलग अलग कि अगर पॉलिटिकल, अगर तुमने बंगाल के राजा को मारा है या बिहार के राजा को मारा है या किसी को भी मारा है, तो वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिम्मेदार होगा। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, वो जो गवर्नर जनरल के लोग में जो 4 लोग होते थे उसको घटा के कितने कर दिया गया, तो ये तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया गाइस, ठीक है। कौन से एक्ट में, पिट्स इंडिया, कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में। तो 1784 में कलकत्ता को बना दिया गया, और कलकत्ता पता है कब तक रहा है, 1912 तक, इतने साल तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहा। और 1912 से लेकर 1912 से लेकर अब तक कौन राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम पे वैसे 2 राजधानी थी, गर्मियों की कलकत्ता थी और सर्दियों की शिमला थी, ठीक है ना। अब वो चेंज हो गया। आगे की बात करें, अच्छा गाइस, कंपनी पर द्वैध शासन स्थापित किया गया, द्वैध यही वाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम लागू किया गया। एक द्वैध शासन वो भी होता है इसको डायरार्की बोलते हैं, ठीक है, या इसको ड्यूअल सिस्टम बोलते हैं। जैसे क्या भारत में है डायरार्की या ड्यूअल सिस्टम, तो हम कहेंगे है, बिल्कुल है, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस स्टेट में अभी हम, दिल्ली में, यहाँ का सीएम भी है और या इस देश का पीएम भी है। तो इस जगह का कानून बनाने के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सीएम भी बना सकती है और तो डायरार्की कहलाएगा ये सिस्टम। हालांकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, दोनों को वोट हम एक ही वोटर आईडी कार्ड से करते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसके बाद गाइस और क्या आपका, इसको छोड़ दो आप लोग। नेक्स्ट, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, इसमें ब्रिटिश सरकार ईआईसी में अपना नियंत्रण को और इसका मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना कंट्रोल को क्या करें, और ज्यादा स्ट्रांग करें, ठीक है, अपनी इंटरफेरेंस को बढ़ाएं, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट आया फिर 1793 गई, इसमें जो पीछे के जो आए थे एक्ट उनमें और सुधार करना और मॉडिफाई करना था। तो क्या मॉडिफिकेशन हो गई, पहला, इन दोनों को ना, इनका जो कंपनी का जो टेन्योर था इसको 20 सालों के लिए क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। पहला तो ये किया उन लोगों ने। दूसरा क्या किया इन लोगों ने गाइस, इस एक्ट के थ्रू कंपनी के कर्मचारी को जो सैलरी वगैरह होती थी ना, इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम करती थी, उनके जो स्टाफ की जो सैलरी होती थी वो पहले ब्रिटिश रेवेन्यू से आता था। किससे आता था, वो ब्रिटिश फंड से आता था, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया, मतलब चार्टर्ड एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअली चार्टर्ड एक्ट रेगुलेटरी है। अंग्रेजों ने कुछ पैसा कमाया, अंग्रेजों को आ गया कि भाई कुछ पैसे, 2 पैसे यहाँ के लिए रखो, इंडिया के रेवेन्यू के लिए रखो, और कुछ पैसे अपने लिए रखो। सारी सैलरी वो किससे दे रहे थे, ब्रिटिश वाले से। लेकिन आप कह रहे कि नहीं, ब्रिटिश वालों को रहने दो, किससे दे दो सैलरी, इंडियन वाले से दे दो, ठीक है। ये एक चेंज हुआ। और गाइज इनको परमिशन तो एक्सटेंड हुई गई थी इनकी 20 साल की, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद आएगा चार्टर्ड एक्ट। अब देखो आप जो पढ़ रहे हो ना, ये चार्टर्ड एक्ट है, मैंने बताया चार्टर्ड एक्ट क्या हो गया, इनका एक्सपेंशन भी हो रहा है, इंडिया का एक्सपेंशन भी होगा धीरे धीरे। अब क्या करा आपका, तो गई जब चार्टर्ड एक्ट आया उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, उस समय के जो गवर्नर थे, तत्कालीन मतलब उस समय करंट गवर्नर थे, ठीक है, वो चीज है। अच्छा गई, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
यानी कि वो कंपनी गई जो 1600 में आई थी, उसने 1813 तक मोनोपोली थी उसकी ये भारत में, इंडिया में। मतलब 200 साल तक कोई कंपनी इंग्लैंड से यहाँ पे आई नहीं, और उस मोनोपोली को कब खत्म किया गया? चार्टर्ड एक्ट 1800। मतलब अब ब्रिटेन से और दूसरी कंपनियां भी आएंगी जो यहाँ पे बिजनेस करेंगी, ठीक है ना। तो ये किया, ठीक है। लेकिन गाइस इन्होंने मोनोपोली को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था किस चीज का? चाय का, टी का, किसके साथ? चीन के साथ, वो सब, और अफीम का व्यापार, ये सब चलता रहता था। उस पर इनकी मिले, मतलब अफीम का व्यापार में इनकी मोनोपोली थी। मतलब दूसरी कोई कंपनी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से आएगी यहाँ पे, तो अफीम के बिजनेस में नहीं उतरेगी। वो कौन उतरेगा? सिर्फ किसी ने कहा सर मेरा तो मन करता है कि मैं कुछ माल खरीदूं और बल्क में बेच दूं, प्रॉफिट कमा लूंगा। मैंने कहा इतना आसान है? अगर आपको मान के चलो मुझे स्लीपर बेचने हैं बाटा का, तो आपको पता है इस दिल्ली में बाटा का एक ही होगा जो पूरे दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है ना। और कंपनी ने वो पहले से डिसाइड कर रखा है। इसीलिए जब कोई नया ब्रांड आता है ना, जब कोई नया ब्रांड आता है, तो अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले के जो पुराने ब्रांड है, जैसे मैं बाटा का नाम ले रहा हूँ, कोई बड़ी कंपनी का, उनके ब्रांड डीलर तो पहले ही बन चुके हैं। वो चीज है। जैसे ये जो डिजिटल बोर्ड में, इसमें एक कंपनी, ये कैमरा जिस कंपनी का एवॉफ का, ये चाइना का कैमरा है। ये कंपनी इंडिया में नहीं है, इसको इंडिया में एक ही बंदे ने एक्वायर कर रखा है और वही बेच सकता है सिर्फ। तो मैंने जब बाकी लोगों से पूछा ना कि भाई आपके पास ये कैमरा है इस ब्रांड का, कितने का है, तो उन्होंने जो मुझे प्रोस्पेक्टस भेजा वो उसी का है जिसने वो डीलरशिप ले रखी थी। तो मैंने कहा सीधा मैं उसी से बात करता हूँ, इनसे बात करने का कोई फायदा, क्योंकि घूम फिर के आना वहीं से है। अगर इंडिया में इस कंपनी का एक ही डीलर बैठा है, तो सारे के सारे जो बेच रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? सिर्फ। और इनका और कंपनी का कमिटमेंट है कि ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग? ये चीज है। तो अफीम में अभी भी इनका कमिटमेंट था, अफीम के बिजनेस में अभी भी इनकी मोनोपोली थी, चाय के बिजनेस में मोनोपोली थी, और चाइना के साथ अभी भी इनकी मोनोपोली थी। नेक्स्ट, और इनका फिर से चार्टर्ड एक्ट में इनका 20 वर्षों के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया कि बिजनेस कर सकते हैं। और क्या क्या आपका गई, जितनी भी ब्रिटिश कंपनियां थी गई, मैंने कहा ना इनकी मोनोपोली को खत्म किया है, तो जितनी भी ब्रिटिश कंपनियां थी उनको व्यापार करने की क्या दे दी? छूट दे दी, ठीक है। एक और चीज किया गया, भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रोविजन के लिए 1 लाख रुपए का बजट पास किया गया, ठीक है। भारतीयों के लिए पहली बार क्या पास किया गया? 1 लाख रुपए का बजट। और आपको सर 1 लाख में क्या होगा? पूरा इंडिया पढ़ रहा है 1 लाख में? यहाँ एक बंदे की फीस नहीं, इंडिया 1 लाख रुपए। आप लोगों का जब तक सिलेक्शन होगा ना, तब तक आपके स्टडी की कॉस्ट ठीक ठाक आ जाएगी, 30, 40, 50 हजार रुपए, इंक्लूडिंग द फीस दैट यू आर पेइंग हियर, है ना। तो आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक दिन, ये मैंने क्यों बोला पता आपको, इंक्लूडिंग द फीस दैट यू आर पेइंग हियर, क्योंकि एक दिन मैंने खुद ही कैलकुलेट किया कि मैंने कितने बर्बाद किए। मैंने बहुत बर्बाद किए, बहुत। इंग्लिश पे ज्यादा बर्बाद किया मैंने। मतलब मैंने इंग्लिश की कोचिंग के लिए, अभी इस समय जो एसएससी की कोचिंग मुखर्जी में चल रही है वो 45,000 चल रही है, डिस्काउंट काट के 39,000 के आसपास अभी। तो इस समय बहुत ज्यादा है, मेरे टाइम पे ये 20,000 चल रही थी। तो मैंने कभी पूरी कोचिंग ले ली, मैथ्स तो हमने खुद ही पढ़ा है, इंग्लिश के लिए ज्यादा कोचिंग लिए, तो कभी मैंने 20,000 दिए किसी इंस्टीट्यूट में, कभी 25,000 दिए, ये ज्यादा खर्चा किया मैंने। ये चीज है। आगे की बात करें तो ये कह रहा है कि भारतीयों के लिए, अब ये आज के डेट में एक बंदे का कॉस्ट है, उस समय पूरे इंडिया का बजट कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, कि इस ईसाई धर्म का प्रचार का आगमन हुआ, मतलब ईसाई धर्म के लिए खुला ये देश, मतलब लोग ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आने लगे, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना? कोलकाता में बना, ठीक है ना। गाइस गवर्नमेंट ने ऐसी बॉडीज बनाई जो कि टैक्सेस लगा सके। क्या लगा सके? टैक्सेस लगा सके। गवर्नमेंट ने कुछ नई नई बॉडीज बनाई जो टैक्सेस लगा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर आएगा चार्टर्ड एक्ट 1833। इसको गाइस सेंट हेलेना एक्ट के थ्रू के नाम से भी जाना जाता है। दिस चार्टर्ड एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, ठीक है। और इस समय जो भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। इसमें गाइस कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, वो चाय वाला भी, वो अफीम वाला भी, वो चाइना वाला भी। अब कंपनी की कोई वैल्यू, अधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कंपनी को बैन नहीं किया है, कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन कंपनी अकेले नहीं है अब मार्केट में, और भी ब्रिटिश वाले हैं। और ब्रिटिश वाले जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने डच को भगा दिया, डेनिश को भगा दिया, फ्रांसीसी को भगा दिया, सबको भगा दिया था। लेकिन ब्रिटिश वाला ब्रिटिश वालों को थोड़ी भगाएगा। समझ रहे हो आप लोग? आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। चाइना के साथ जो व्यापार था वो भी खत्म हो गया, चाय का व्यापार भी खत्म हो गया, अफीम का भी खत्म हो गया। विधि का केंद्रीकरण हो गया गाइस। अब इंडिया में जो कानून बनेंगे, अब जो इंडिया में कानून बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे, इंडिया के अंदर ही बनेंगे। अब वो वहां से बन के नहीं आएंगे, ना तो वो रेगुलेटिंग होंगे ना वो
स्टार्टेड होंगे, इस तरीके से धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कानून बनेगा पूरे देश के लिए बनेगा, और वो कौन बनाएगा, ठीक वैसे जैसे भारत में बनाता है, कौन बनाता है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो मुझे बार बार ये पढ़ाने वक्त हमारे संविधान से इसको रिलेट करना है। आपको पता है ना, भारत के देश, भारत संविधान में जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करे कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट उसको बनाता नहीं है, सिर्फ करता साइन ही है, लेकिन बिना साइन के। तो जो स्थिति गवर्नर जनरल की है, जो स्थिति वाइसरॉय की, वही स्थिति किसकी है, ठीक है। तो ये बताता है इस बात को कि हमने सही वही स्ट्रक्चर जो कॉपी किया है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो गाइस बंगाल का गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल, मैंने कहा ना गाइस, गवर्नर वो होता था जो किसी इलाके का होता था, और गवर्नर जनरल वो है जो पूरे पूरे प्रोविंस का है, सबका मिलाकर के है। तो वो कौन था पहला, विलियम बेंटिक था। अच्छा गाइस, ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसमें कितने लोग थे स्टार्टिंग में, बाद में कितने कर दिए, उसमें एक बंदा था गाइस जिसका नाम था मैकॉले, लॉर्ड। गाइस हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी की जो शिक्षा नीति है, जो इंग्लिश मीडियम का चक्कर पड़ता है, जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, ठीक है ना, वो मैकॉले की देन है, ठीक है ना, मैकॉले की देन है। मैकॉले की वजह से भारत में इंग्लिश मीडियम वाला प्रोविजन शुरू हुआ, ठीक है ना। आगे की बात करें, और गाइस एक चीज और है, इंडिया में जाति के आधार पर, यानी कि बाय रिलीजन, बाय कास्ट, बाय जेंडर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, समानता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वालिटी लागू कर दिया गया, ठीक है। और गाइस गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था ना, उसको इंडियन काउंसिल कहा जाने लगा, उनको क्या कहा जाने लगा, इंडियन काउंसिल। तो गाइस ऐसा एक बंदा है, आपको पता है, हमने जैसे मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने ऐसे कभी पढ़ी ही नहीं। तो मेरे सामने दो तरह के बच्चे आते हैं सर, वो कहते हैं सर क्या हमें थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत है, या हम सीधे सीधे पीवाई क्यों उठाए पढ़ लें। मैंने कहा आपको फ्रेम पता होना जरूरी है, वरना कल को रैंडम जो क्वेश्चन आएगा तो कह यार ये तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये जो है गाइस, इंडियन काउंसिल में फर्स्ट इंडियन गाइस जिसने क्या किया, मतलब गवर्नर की जो इंडियन काउंसिल है, ये क्वेश्चन कभी मेरे एग्जाम में आया था, बहुत पहले की बात है। तो हाँ जाओ, सत्येंद्र सिन्हा गाइस, कौन, तो गाइस पहला भारतीय जो इंडियन काउंसिल में आया, लॉ को लेकर के, लॉ मतलब कानून को लेकर के, उसको मतलब कि भारतीय को वो इक्वल नहीं समझते थे, भारतीयों को क्लैरिकल से ज्यादा बड़ी पोस्टें नहीं मिलती थी। तो बाद में जो आईसीएस की परीक्षा दी थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, मैंने कहा बंगाल तो पहले से ही डेवलप था, ठीक है, पहला आईएएस बंगाल से, और बहुत सारी चीजें बंगाल से हुई, ठीक है ना, वो चीज है। तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना आप लोगों ने, जन गण मन, वो 10-5-6 भाई थे शायद, या 10-11 भाई थे शायद, 10-11 भाई थे, उसमें सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो उनके भाई थे एक सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो पहले आईसीएस थे, पहले आईसीएस मतलब पहले भारत के पहले आईएएस, भारतीय आईएएस, ठीक है। तो इंडियंस को बड़ी पोस्टें नहीं मिलती थी, बाद में अलाउड किया गया, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, पहले भारतीय थे, उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, क्या नाम था इनका। अब गवर्नर के काउंसिल में जा रहा है, गवर्नर खुद सूट बूट में रहता था, और उसके अंग्रेजी चमचे भी सूट बूट में रहते थे, इसमें ये भारतीय चला गया कुर्ता पजामा पहन के, वो भी, और एक वो खादी का कुर्ता पजामा पहन के, और खादी का एक थैला टांग के, समझ रहे हो वो। तो जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया इंटरेस्टिंग वे में, तो मैंने कहा यार ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं था, वो चीजें। तो ध्यान रखना इस चीज का, इसमें धीरे धीरे भारतीयों की भी एंट्री होने लगी, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल कानून बनाता है, उसका हेड कौन है, वो बनाएंगे कानून 4 लोग, 3 लोग, लेकिन साइन कौन करेगा, उसको बाद में नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया उसको, अब इंडियन काउंसिल कह रहे हैं, ठीक है। आगे की बात करें। अच्छा गाइस 1837 में जो फारसी थी ना, जो मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी, मुगलों का शासन चल रहा था, तो उसको अब अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। 1843 में गाइस लॉर्ड एलनबरो गवर्नर था, उसके समय में जो स्लेवरी सिस्टम था ना, उसको एबॉलिश किया गया।
हाँ दास प्रथा, ये कई बार हुआ है, एबॉलिशमेंट तो खत्म कर दिया। चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं। अगला क्या है, 1850, वो कब हुआ है, क्या नाम है, क्रांति कब है ये, 1857 में। तो जो क्रांति आई है 1857 में, क्रांति के जस्ट पहले की बात है गाइस, क्रांति के जस्ट पहले की बात है। क्या नाम है, उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम था। अब ये डलहौजी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ का पार्ट नहीं है कि पहली ट्रेन डलहौजी के टाइम पे चली थी, पहला जो आपका तार सेवा है, ये डाक सेवा जो डलहौजी के टाइम पे चला था, ये सब कुछ ये बात की बात है। उस समय बस इतना जाना ना, गवर्नर कौन था, डलहौजी था। ये कब की बात कर रहा हूँ, 1853 की बात कर रहा हूँ मैं, 57 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो गाइस जितने भी विधायी कार्य हैं, विधायी मतलब जितने भी लीगल वर्क हैं, क्या है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव वर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से अलग किया गया। सरकार जो यहाँ पे काम कर रही थी उसमें लीगल को अलग किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव को, तो वो आज भी है हमारे यहाँ पे भी। जो हमारे सरकार का जो सिस्टम है वो दो हिस्सों में चलता है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में हेड कौन है, सबसे पहले प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है भाई, हमारे यहाँ पे आज भी ऐसा है। देश में दो हिस्से हैं, एक है एग्जीक्यूटिव और दूसरा क्या आपका, क्या बोला मैंने इसको, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्या बोला मैंने इसको जुडिशरी बोल लो, इसको लीगल बोल लो, कुछ भी बोल लो। एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं इस कार्यपालिका, क्या बोलते हैं इसको, कार्यपालिका काम किसी को फांसी देना नहीं है, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम उसको लागू करवाना। हाँ न्यायपालिका जिसको कहते हैं ना। और कार्यपालिका का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। कौन है, प्रेसिडेंट है। और उसके नीचे फिर कौन आता है उसकी हेल्प के लिए, उसकी हेल्प के लिए कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो हमने इसको सेपरेट किया, वही सेपरेशन आज भी काम कर रहा है, ठीक है। और गाइस पहली बार इस एक्ट के थ्रू भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और मैंने कहा कि अच्छा ऐसा नहीं कि संसदीय व्यवस्था बना रहे तो फिर वोटिंग करा लेंगे, आ जाओ डेमोक्रेसी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। संसदीय व्यवस्था का मतलब सीन ये किया गया कि कहा कि भाई हमारे देश में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कितने हिस्सों में होगा, दो हिस्सों में। एक हिस्सा होगा गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जिसमें प्रेसिडेंट होगा, और एक होगा जिसमें जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कितने लोग होंगे, उसी के मेंबर। ये यहां से बिल पास करके देंगे, ये क्या करेगा। आज यही पार्लियामेंट्री सिस्टम गाइस भारत में है, आज भी भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन आज इसके 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, मेनली 2 ही है, एक है लोकसभा और एक है हमारा प्रेसिडेंट। भारतीय, कोई पूछे ना कि भारतीय संविधान की क्या, भारतीय संसदीय व्यवस्था की क्या खास बात है, तो ध्यान रखना यहाँ का प्रेसिडेंट भारतीय संसद का हिस्सा है, उससे ऊपर भारत अंग्रेजों में नहीं है ऐसा। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति है, और सॉरी ब्रिटेन का जो राजा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग हुआ है, ऊपर है, ठीक है ना, फ्री है। लेकिन यहाँ पे कोई भी संसद से ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो जहां का जो सबसे हेड ऑफ द स्टेट है, कौन हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, वो भी पार्लियामेंट का क्या है, पार्ट है। हाँ उसको कुछ दे रखा है मैंने, क्या दे रखा है कि भाई आप जब तक पद पे रहोगे ना आपके कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आप सेफ हो। लेकिन अगर आपने कोई क्राइम किया तो क्राइम कानून सबके लिए बराबर है, तो 5 साल बाद जब आओगे तो लपेटे जाओगे फिर, ठीक है। आगे जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इस देश में प्रेसिडेंट की एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट ही है जिसकी सैलरी टैक्स फ्री है। अगर मान के चलो ये दिल्ली पुलिस में लगती हैं, दिल्ली पुलिस में मान लो कि 60,000 अगर सैलरी है, चलो अब तो 8 CPC आ रहा है, 8वां पे कमीशन, अब तो और सैलरी बढ़ेगी। मान लो 90,000 सैलरी है, ठीक है ना, तो 90,000 सैलरी है तो 12×96 साल का 9,60,000 रुपए बना। तो इससे जो भी टैक्स बनेगा इनको देना पड़ेगा। और ये तो चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में छुपा भी नहीं सकती है, मैं छुपा सकता हूँ। आप लोग मैं कह दूंगा भाई ऑनलाइन मत देना, ऑनली तो छुप जाएगा, बात खत्म है। तो ये देश मजबूत कारण पता क्या है, इस देश में टैक्स भरने वाले हार्डली 10% लोग भी नहीं है। लेकिन फिर भी रिसेशन आता है, कोई आपदा आती है ना बाहर से फाइनेंशियली, तो भी ये देश नहीं डूबेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग भविष्य को सोच के चलते हैं, बाहर वाले नहीं सोच के चलते। बाहर में जो सिस्टम है ना पेरेंट का, वो अपना सोचते हैं, बच्चा अपना देखेगा। वो बच्चे के लिए सेव नहीं करते कि प्रॉपर्टी बना देंगे बच्चा रहेगा, वो अपना देख के चलते हैं, अपना चिल होना चाहिए बस, ठीक है। आगे की बात करें तो इसी एक्ट
के थ्रू गाइस भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, लेकिन उस समय एक तरफ गवर्नर जनरल था और दूसरी तरफ क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी कंसेप्ट पे भारत में आगे डेवलप हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। गाइस उस समय ना और क्या किया गया, उस समय एक और पावर दी गई किसको, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, कि वो कभी भी ना कंपनी का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको वो समाप्त कर सकती है। ठीक है, अभी भी शासन कंपनी के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट अब किसकी बढ़ गई है धीरे धीरे, गवर्नमेंट की। अच्छा कि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले जो आईएएस की परीक्षा होती थी ना, उसको पहले क्या कहते थे, क्या नाम था उसका पहले, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा। लेकिन वो पहले कहां पे होती थी, और भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज हुई 1922 में, मतलब लगभग 100 साल तक, 80 साल तक लंदन में लोग जाके देते रहे एग्जाम। उनको परीक्षा देने के लिए कहां जाना पड़ता था, आपको पता है 21 साल में तो बंदा ओवर एज हो जाता था, जिस एज में हमें पता चलता कि फॉर्म भरने हैं, ठीक है ना, उस समय। और बाद में इसको किसी किसी गवर्नर तो 19 साल कर दिया। सोचो ना कितना क्रक्स निकाला सोसाइटी का। कल मैंने इंटरनेट पे देखा, 11 साल का बच्चा, वो आपके बैच में आता था ना, जो उसकी तैयारी करता था, क्या नाम है वो, आर्मी स्कूल की, ऐसा ही बच्चा है 11 साल का जो आर्मी स्कूल के, उसने एनडीए का पेपर सॉल्व किया यूट्यूब पे यार। तो नीचे कमेंट लगा था, आप भाई साहब ऐसा कमेंट था, कमेंट इंटरेस्टिंग था। 11 साल के बच्चे ने रिमाइंडर थ्योरम का सवाल सॉल्व किया कि 5 की पावर 55 है, डिवाइड बाय 13 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, और विद इन अ सेकंड सॉल्व किया। ठीक है ना, सॉल्व वो भी कर सकता था, उसमें बहुत ही वो था, लेकिन उसका स्कूल नहीं होता तो मैं उसको रोक लेता, और मैं भी ऐसी वीडियो बनाता हूँ, वायरल हो जाता हूँ। ठीक है ना, वो चीज है। तो 11 साल, तो भाई ऐसे बच्चे हैं, किसी कोई बच्चा, मैंने बताया ना वो 2 लड़कियां कल इंक्वायरी के लिए आई थी, एक ने कहा सर, मैंने पूछा कितने बजे उठते हो बेटा, कैसे 9:30 उठते हैं हम तो। मैंने कहा साहब ये लक्षण तो अच्छे नहीं है। मैं सिम्टम्स, मैं सच बताऊं, मैं सिम्टम्स पहचानता हूँ। मैंने से पूछा 12th में कितने थे, इन्होंने कहा सर 40 थे। अब मेरा इंटरेस्ट कम है, ठीक है ना। अब ये पढ़ेगी तो ठीक है, और नहीं भी पढ़ेगी तो भी मैं नहीं बुलाऊंगा इसको। नहीं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर उसने कहा कि सर मेरे तो 96 है, मैंने कहा भाई इसको तो रोकना पड़ेगा, ये रिजल्ट देगा, क्योंकि हीरे को कचरे में भी फेंको तो भी वो चमकेगा। उसने प्रूव कर दिया है, एक एविडेंस दे दिया है कि वो उसके लक्षण हैं अभी भी, समझ रहे हो लोग। तो गाइस, वंस अ टॉपर इज ऑलवेज अ, फॉर एग्जांपल मेरा छोटा वाला भाई साइंस साइड से पढ़ा, 12th तक उसने क्या की, साइंस साइड से उसने बीएससी किया, फिर उसने एमबीए किया, और एमबीए में भी वो कॉलेज टॉपर था, वो भी फाइनेंस से, अकाउंट्स पढ़ के, साइंस वाला बंदा, वो भी बायो वाला, समझ पा रहे हो। इसका तो टॉपर होने के लिए आपका बैकग्राउंड का ही जरूरी नहीं, आपका फोकस कितना ये जरूरी है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, समझ रहे हो। तो टॉपर का नेचर होता है, वो एक बार में बात पकड़ता है, जो पढ़ा रहा है उसको लिखता है, उसका आंसर करता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। अब तो स्कूल तो खत्म हो गया हमारा, तो कट गया जो कितना कटना था। ठीक कैसे होगा, तो ठीक डिसिप्लिन से होगा, बात मानने से होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो अपने घर के बच्चों का जरूर ठीक करें, उनको प्रमोट करें कि वो आपके स्कूल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। इसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैरेक्टर पे। वो जो डिबेट लड़ते थे ना स्टेज पे आके, वो पागल नहीं थे, सिर्फ माना कि वो मेडल आगे चल के कचड़े में ही फेंके जाते हैं, हमने दर्जनों फेंके अपने छोटे भाई के, ठीक है, हर साल निकाल के फेंकते थे, पता नहीं कहाँ से निकलते रहते थे। जो सिल्वर गोल्ड मेडल होते थे वो तो स्कूल वाले रख लेते थे, जो प्लास्टिक वाले होते थे वो हम ले जाते थे, ठीक है, वो चीज है। तो वंस अ टॉपर इज ऑलवेज, टॉपर होने की ये प्रवृत्ति नहीं है कि उसको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ, बाय ग्रेस नहीं, वो उसमें मैकेनिज्म को पहचान ले, उसका फोकस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी ये रखना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि 19 साल इज द लास्ट एज टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सोचो ना क्या क्रक्स निकाल रहे हैं फिर वो। और गवर्नमेंट अभी कह दे कि भाई 19 साल तो एसएससी की लास्ट डेट है, बस आ जाओ तुम। तो ध्यान रखना, जो सरकार चलाएंगे ना जो लोग, वो छोटे छोटे बालक होंगे, शारीरिक, ऐसे बच्चे आपको पता है शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रांग नहीं होते। बच्चा देखा ना जैसे आपने, अब हम तो आउट हो गए, सरकार फिर भी चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई उनको जरूर मिल जाएगा, समझ रहे हो ब्रो। इस देश में अगर सरकार 19 एज कर देना, 19 एज, तो भी सरकार को उतने कैंडिडेट मिल जाएंगे जितने उनको चाहिए, कोई कमी नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहां शुरू हुई, 1880, 1855 में, और इंडिया में कब अलाउड हुई है, इंडिया में भी सबसे पहले कहां होता था, उसमें इलाहाबाद इंपॉर्टेंट था, बाद में दिल्ली को कर दिया गया, ठीक है।
और गाइस वो जो विधायिका थी, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, और जो एग्जीक्यूटिव था ना उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और भारत में पार्लियामेंट्री की न्यू यहाँ से पढ़नी चालू होगी, और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। हमारे देश की केंद्रीय विधानसभा का क्या नाम है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या नाम है? यहाँ पे दो तरह की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए लागू, स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है? सिर्फ। तो इन्होंने कहा कि भाई भारत में ना अब एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, ठीक है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है गाइस, जिसको हम केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। और हमारी जो केंद्रीय विधानसभा है उसका नाम है संसद। क्या नाम है? तो किसी देश की विधानसभा का नाम है कांग्रेस, किसी देश की विधानसभा का नाम है मजलिस, ठीक है, किसी विदेश की विधानसभा का नाम है पंचायत। समझ रहे हो? ये जो मैंने जितने नाम लिए ये अलग अलग देशों की पार्लियामेंट के नाम है, ठीक है ना। तो पंचायत जो है वो नेपाल की संसद का नाम है, संसद जो है हमारी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसदीय है, ठीक है। संसद का मतलब गैदरिंग होता है, मजलिस का मतलब भी गैदरिंग ही होता है, ठीक है। तो शायद पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट उसका नाम, ठीक है। अब पार्लियामेंट वीक है या स्ट्रांग है वो तो वहां के लोग, नेशन डिसाइड करता है। क्योंकि मैंने इस पे कई वीडियोस देखे, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, क्या वो इंडिया में होगा? इस बात को लेकर मैंने कई बार वीडियो देखे, तो मैंने उसका कंक्लूजन ये निकला था कि नहीं होगा। जो होशियार लोग जो डिबेट कर रहे थे सिविल सर्विसेज के टीचर्स, उसका कंक्लूजन ये निकला कि वो नहीं होगा, कि वी आर मोर नेशनलिस्ट देन बांग्लादेशी, श्रीलंका देन नेपालीज, वी आर मोर नेशनलिस्ट। दूसरी बात, यहाँ की सरकार बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सरकार किसी, अगर मैं इनके एहसान तले प्रधानमंत्री बन गया हूं ना, तो मैं पक्का कमजोर प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है ना। अगर नेपाल की सरकार बनाने में चाइना की इन्वॉल्वमेंट है तो वो कमजोर प्रधानमंत्री पैदा करेगी। तो अगर सबने मोदी को वोट दिया या सबने राहुल गांधी को वोट दिया है फुल मेजोरिटी के साथ, तो वो कुछ भी करने के लिए फ्री, और वो करेगा, और वो कर भी रहा है। कभी करेंसी बैन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने चुना है, आपकी विचारधाराओं का रिप्रेजेंटेटिव है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेमोक्रेसी है, ठीक है। आगे की बात करें, अगर यही डेमोक्रेसी किसी के एहसान तले हो जाए तो वो कैसी गवर्नमेंट को क्रिएट करेगा? वीक गवर्नमेंट को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका, ये सब कुछ हो गया, आगे बढ़ते हैं। आईसीएस का जो शुरुआत होने के वो 1857 में वो जो मैकॉले की रिपोर्ट आई थी ना, मैकॉले की शिक्षा नीति, उसके थ्रू हुआ था। उसी ने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा शुरू करो, ठीक है। ब्रिटिश संसद को किसी भी सदस्य कंपनी के शासन के समाप्त करने का अधिकार दे दिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं। वो जो 24 लोग थे ना जो ब्रिटेन में बैठ के कंपनी को कंट्रोल करते थे, उनकी संख्या कितनी होगी घट के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 18 संख्या होगी। उसके बाद गाइस आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देश में क्रांति हो चुकी है, ब्रिटेन के कान खुल चुके हैं और वहां की कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इससे पहले वाले में कहा था कि ब्रिटेन की संसद जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त तो कर दी उसने, ठीक है। लेकिन गाइस ध्यान से सुनना, वो जो जब ये एक्ट आया था ना 1857 वाला, उस समय कौन था? डलहौजी था ना, डलहौजी। लेकिन देखो एक्ट आना अलग बात है और गवर्नर चेंज होना अलग बात है। यहाँ पे गवर्नर 5 साल पे चेंज होते थे, जैसे यहाँ पे भारत में प्रेसिडेंट 5 साल पे चेंज होता था। तो गाइस जब 1857 में क्रांति हुई थी, कब क्रांति हुई थी? 1800, और 1857 में जो गवर्नर था वो था क्या आपका? वो था आपका कैनिंग था। कौन गवर्नर था? कैनिंग था। अब क्रांति होने के बाद अगले साल गाइस इलाहाबाद का दरबार लगा। किसका दरबार लगा? अब कलकत्ता से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? तो महारानी आई इलाहाबाद में, 3-4 बार ये लोग आए हैं भारत में। तो महारानी आई इलाहाबाद में, दरबार लगा और डिक्लेयर किया गया कि भाई अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब किसका शासन चलेगा? क्राउन का शासन चलेगा। क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। और अब ये जो बंदा है जो गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, अब इसको क्या बना दिया गया? वाइसराय बना दिया गया, ठीक है ना। और वाइसराय एक तरह से कह लो प्रधानमंत्री होता है किसका? ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। आगे की बात करें तो गाइस 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में शाही दरबार लगाया गया, है ना। शाही दरबार था, रॉयल कोर्ट लगाया गया, उसमें महारानी वारानी डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, चेंज हुआ। बंदा वही रखा, हमने बंदे को चेंज नहीं किया। पहले बंदा ये गवर्नर जनरल है, बाद में उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? हम बंदा क्यों बदलेंगे? बंदा तो उन्हीं का बिठाया हुआ है। सरकार में सरकार का जो 2 सिस्टम था, एक एग्जीक्यूटिव और एक आपका पॉलिटिकल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो चीज है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट और क्या क्या हुआ इसमें गाइस? तो गाइस इसमें ना डायरार्की सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया,
ठीक है, सब कुछ खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा गाइस, इसमें जो है ना, भारत में ना एक और पोस्ट क्रिएट की गई, दैट इज इंडिया सेक्रेटरी, भारत का सचिव। तो भारत में पहले जो सेक्रेटरी बने उनका नाम था एडवर्ड हेनरी स्टैनले। ठीक है, ये इंडिया के पहले सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो ये वाला भारत सचिव का पद, नया पद शुरू किया गया, एक नई पोस्ट शुरू की गई। उसके बाद आएगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत को शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अब वो चाहते थे कि भारत के बंदे भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करें। ठीक है, तो उसके बाद अब ये डेवलपमेंट शुरू, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना लॉ फॉर्मेशन की जो है ना प्रोसेस स्टार्ट की, और वो चाहते थे कि इस लॉ फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट हो, इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है ना, तो कहा गया कि भाई वायसराय जो है ना अपनी काउंसिल में कुछ भारतीयों को और कुछ मतलब ऐसे भारतीय जो नॉन गवर्नमेंट पोस्ट में, तो गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं है, मतलब मान के चलो ये भारतीय हैं और ये सरकारी पद पे हैं ब्रिटिश उसमें, इनको नहीं, किसी नॉर्मल पॉलिटिकल भारतीय को लिया जाए जिसको नॉलेज है उन सब चीजों की। ठीक है, तो गाइज 1800, इसके बाद आया हमारा क्या, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, किसको, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, ठीक है, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ हुआ। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया, एक तरह से मतलब कि विधि का विकेंद्रीकरण, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधान परिषदों की विधि बनाने के अधिकार में दी, मतलब कि कानून बनाने के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों के लिए ना अलग अलग कानून बनाने का प्रोसेस चालू हुआ। मद्रास के लिए अलग, बंबई के लिए, उसमें प्रेसिडेंसी बोलते थे इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा आपका, एक चीज और गाइज, आपको पता है ना, ये अभी एक वर्ड बोला था क्या, आपको पता है हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। किसका है, लेजिस्लेटिव असेंबली 2 तरह की होती है, स्टेट की और सेंटर की। सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या नाम है, और स्टेट वालों का क्या नाम है, स्टेट वालों का कोई नाम नहीं है, उसको ऐसे ही कहते हैं, लखनऊ की विधानसभा, यूपी की विधानसभा, बिहार की विधानसभा, ऐसे ही कहते हैं, उसको कोई पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं, मान के चलो विधान, हाँ, संसद, पार्लियामेंट, है ना, और किसी का नाम हो भी सकता है और किसी का नाम, पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल। पार्लियामेंट चाहे तो आज किसी भी अंबानी अडानी को अपने संसद में बुला सकती है। जैसे आपने कभी एक वीडियो देखा होगा मार्क जुकरबर्ग का, उसको यूएस की पार्लियामेंट ने अपने सीनेट में बुलाया था एक बार और उससे क्वेश्चन पूछे थे। वो वीडियो आज भी इंटरनेट पे आप देख सकते हो, पसीने छूट गए थे उसके, पसीने आ रहे थे उसको उस वीडियो में, आप कभी देखना। ठीक है, फेसबुक पे कुछ गड़बड़ हुई थी इसके कारण से, अनएथिकल चीजों की वजह से। तो गाइस ध्यान से सुनना, हमारे देश में कानून बनाने का किसको पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है ना, और गाइस अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन जाता है, वो लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन गाइस ये जो बंदे चुन के जाते हैं ये ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं। कहां से जाते हैं, कोई मान लो कोई ऐसा बंदा जो अंडमान निकोबार से भी गया होगा, लेकिन उस बंदे को कानून भी बनाना है और अपने इलाके में आकर के अपने इलाके का डेवलपमेंट भी देखना है, दोनों बातें। देखे या नहीं देखे, होता तो ऐसा ही है। आप अपने इलाके के सांसद को आपने केवल छठ पूजा वाले दिन ही देखा बाबू पार्क में, उसके अलावा देखा ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको काम 2 होते हैं, एक कि वो संसद में जाकर के क्या करेगा, बिल पास करेगा, और दूसरा क्या करेगा, अपने इलाके में आके डेवलपमेंट देखेगा। ठीक है, डेवलपमेंट हो चुकी है ये देखेगा, डेवलपमेंट करेगा नहीं। ठीक है, 2 काम होते हैं। अब गाइस मान के चलो कोई ऐसा सांसद है, कोई ऐसा एमपी है जो कि अपने इलाके में गया हुआ है, अभी तो संसद में तो नहीं है, वो एब्सेंट है संसद में। तो गाइस संसद में ना सेशन होते हैं, बजट सेशन, उस समय इनको वहां पहुंचना होता है। ठीक है, मानसून सेशन, विंटर सेशन, इस तरीके से अलग अलग सेशन में आके बिल पास कराने होते हैं। उनका टाइम फिक्स कर रखा है, ऐसा नहीं कि कभी आए कभी चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड, अलग अलग सेशन में वो आएंगे, टाइम फिक्स कर रखा है, ऐसा नहीं कि कभी आओ कभी गए। लेकिन गाइस जिस दिन वो अपने इलाके में गए होंगे उस दिन तो संसद में कोई नहीं होगा, और उस दिन मान लो हमें कोई जरूरत पड़ गई कोई इमरजेंसी में कानून बनाने की, तो कौन बनाएगा कानून,
तो गाइस उस समय हम इमरजेंसी में एक कानून बनाएंगे जो सिर्फ प्रेसिडेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? एक्चुअली प्रेसिडेंट बनाएगा नहीं, प्रेसिडेंट तो क्या करेगा, सिर्फ बनाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा एक्टिव मोड पे रहता है। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना वो चला गया अपने घर, लेकिन प्रधानमंत्री और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो बनाएगा। 2012 का निर्भया केस याद है आप लोगों को? तो 2012 ये मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, कंपटीशन में नया नया था, उस समय शौक चढ़ा था अंग्रेजी अखबार पढ़ने का मुझे, रोज द हिंदू। और वो कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि नया अखबार आता था और नया का नया मैं रद्दी में रख देता था, मतलब पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, तुम्हें पता ही है उस समय क्या ही अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी इंग्लिश की। टेंस तो मुझे 2016 में समझ में आया धीरे धीरे। ठीक है, वो चीज है। तो 2012 में ना गाइस, ये दिसंबर की बात है, कब की बात है? और आपको पता है पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होता है गाइस वो 7 दिसंबर तक क्लोज हो जाता है। और वो जो निर्भया वाला केस हुआ था वो शायद 12 दिसंबर या 16 दिसंबर की बात है। इसका मतलब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा, पार्लियामेंट का सेशन। और एट द सेम टाइम जब निर्भया वाला केस होता, अचानक से क्या हुआ कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो केसेस आ रहे थे ना वो अचानक से हाईलाइट होने लगे। वो तो पहले भी रहे होंगे शायद, लेकिन वो दिखने लग गए। तो गवर्नमेंट को इमरजेंसी में एक बिल पास कराना पड़ा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं। तो अध्यादेश आया, क्या आया? तो वही अध्यादेश जो राष्ट्रपति लाता है, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वही बनाता है, राष्ट्रपति क्या करता है उस पर। लेकिन इस अध्यादेश की कंडीशन है, हमारे देश में एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलती है। चोरी की सजा मान के चलो 5 साल है, क्या है? लेकिन देश में इतनी चोरी हो रही है कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब एक काम करो, चोरी की सजा 5 साल मत करो, सीधे फांसी करो। चाहे कोई सुई चलाए चाहे कोई सोना चुराए, फांसी की सजा होगी। तो गाइस जब बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अब जो बंदा पकड़ा जाएगा वो फांसी चढ़ेगा फिर। क्लियर है? लेकिन गाइस फरवरी में फिर बजट सेशन शुरू होता है, और एक कहा गया कि हमारे देश में जो भी ऑर्डिनेंस पास होता है गाइस, वो जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसके विद इन 6 वीक, कितने वीक्स यानी विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ्स, 1 या 1.5 महीने के अंदर वो पास हो जाना चाहिए। अगर वो पास नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा, तो फिर पुराना वाला लॉ लग जाएगा। ठीक है ना? लेकिन उस बीच में वो लोग जो अरेस्ट हुए, जो इसके थ्रू अरेस्ट हुए हैं, उन पे वही लॉ लगेगा जो ऑर्डिनेंस का लॉ था। सब आप लोग, तो हमारे यहाँ पे एक बार में एक ही कानून लगता है, और हमारे यहाँ पे कानून किसी के लिए बदलता नहीं है। ठीक है, तो हैदराबाद में मैंने आपको बताया था ना, आपको पता ना हमारे यहाँ पे अब कानून लगता है बीएनएस के थ्रू। किसके थ्रू लगता है? ये शायद 1 अप्रैल से लागू है। ठीक है, तो गाइस आंध्र प्रदेश या हैदराबाद में 11th क्लास की एक बच्ची जो कि 9 मंथ्स या 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, था ना, जब पता चला तो पुलिस ने एफआईआर की, क्योंकि वो अंडर एज थी। ठीक है, तो जिस क्रिमिनल को पकड़ा गया, जो उसके पीछे इंडल्ज था, जिसको पकड़ा गया, उसके बाद बीएनएस ना लगा के हमने सीआरपीसी लगाया, क्योंकि जिस समय ये क्राइम हुआ उस समय जो लॉ था वही लगेगा फिर। क्योंकि मैं जुडिशरी की वीडियो देखता हूँ लॉ से रिलेटेड, तो मुझे इसका आइडिया है। ठीक है ना? होती तो बहुत कुछ है इसमें बताने वाली चीजें, लेकिन हम लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो उतना पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो कारण समझे आप लोग क्यों क्यों नहीं लगा बीएनएस? क्योंकि कानून तब एग्जीक्यूट होता है जब वो हो रहा होता है। ठीक है, उस समय जब हुआ था, है ना, 8-9 महीने पहले जब भी हुआ होगा वो, उस समय क्या थी? सीआरपीसी थी, तो सीआरपीसी के प्रोविजन लगे, बीएनएस के प्रोविजन नहीं लगे। तो ऑर्डिनेंस समझ गए आप लोग? ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है तो राष्ट्रपति जो बिल आता है, ये ऑर्डिनेंस का प्रोविजन भी हमें कहां से आया है? गवर्नर से आया है। लेकिन गाइस गवर्नर को तो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन था, लेकिन गाइस वाइसराय का जो प्रांतीय गवर्नर था उनको भी ऑर्डिनेंस का प्रोविजन था। मतलब एक तो गवर्नर पूरे देश का हो गया, और मान लो बंगाल का अलग बिठा रखा है, तो उड़ीसा का अलग है, मद्रास का अलग है, वो भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, और कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अलग अलग देशों में ना अलग अलग विधानसभाओं का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन हुआ। बंगाल में 1862 हुआ, पंजाब में 1867 में हुआ। ठीक है, 3 अलग अलग हुए। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक और एक्ट आया गाइस, बातें नहीं प्लीज, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट एक्ट। क्या कहते हैं? सबसे पहले कोर्ट कहां पे बना था? कलकत्ता में गाइस। लेकिन गाइस उसके बाद 3 हाई कोर्ट एक ही साथ बना दिए गए, मद्रास, मुंबई, और जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उसी को अब क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि अब पूरे देश का कंट्रोल एक ही में आ चुका था, पूरा देश अब सेंट्रल हो चुका था, तो बाकी सारे क्या हो गए थे? स्टेट हो गए थे। स्टेट मतलब क्या होता है गाइस? स्टेट मतलब क्या होता है? अरे बोलो। स्टेट के कई मतलब होते हैं। स्टेट के क्या मतलब होते हैं इंग्लिश में? एक स्टेट का मतलब अवस्था होती है गाइस। क्या होती है स्टेट का मतलब?
जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट्स, प्लाज्मा और हिग बोसोन, है ना, कंडेंसेट, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, एक स्टेट का मतलब होता है आपका ये राज्य, जैसे यूपी क्या है, एक स्टेट है, अब बिहार क्या है एक। लेकिन आपको पता गाइस, जब ये पहली बार एक बंदा था गाइस, इसका नाम था मैकियावली, एक बंदा था, इसका क्या नाम था, मैकियावली। उसकी एक किताब थी गाइस जिसका नाम था द प्रिंस या द प्रिंसिपिया। उसमें पहली बार उसने जिक्र इसका, इस शब्द का जिक्र किया, किसका। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि व्हेनेवर समबडी विल यूज द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पूछा जाता है कि सर्वोदय शब्द किसने बोला है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, पहली बार स्टेट शब्द किस में आया, द प्रिंस में, किसने बोला गाइस। उस समय स्टेट का मतलब देश हुआ करता था, उस समय स्टेट का मतलब क्या होता था, इंडिया इज अ स्टेट बोलेंगे। लेकिन अब स्टेट का मतलब राज्य होता है और देश कुछ और होता है गाइस। एसएससी के 2013 में मैंने बताया था ना कि मैं 2012 के एंड तक कंपटीशन में आ चुका था। 2013 से एसएससी के 2013 में जितने एग्जाम हुए, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में ये क्वेश्चन आया कि राज्य शब्द किसने दिया, तो किसने दिया। हर पेपर में क्वेश्चन आया, सीपीओ में आया, 1 महीने बाद सीजीएल उसमें आया, एमटीएस में आया, सीएचएल में आया। ठीक है, आगे की बात करें। और उस समय राज्य का मतलब क्या होता था, कंट्री हुआ करता था, स्टेट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो कह रहा है आपका क्या, तो उस समय स्टेट का मतलब कलकत्ता था, तो उसको हाईकोर्ट में कन्वर्ट किया और 3 हाईकोर्ट बने, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। और गाइस 2 एक्ट भी बने, सीआरपीसी और जो आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह, ये सब कुछ नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। उसके बाद आया रॉयल टाइटल एक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी गाइस, एक दरबार लगा दोबारा से 1800, इस पहली बार दिल्ली में लगा गाइस, दिल्ली में और भी लगे हैं लेकिन ये लगा था फर्स्ट टाइम दिल्ली में। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड लिटन गवर्नर थे, कौन थे, ठीक है। उस समय गाइस एक एक्ट, एक ना टाइटल दिया जाता था, क्या कह रहा है, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया का भारत की रानी उनको केसरे हिंद की उपाधि से, पहले जब मैं आप लोगों की तरह था ना तो मैं इसको कैंसर हिंद पढ़ता था, काफी टाइम बाद पता चला ये कैंसर नहीं है, ये क्या है, केसरे हिंद है, ठीक है ना। महात्मा गांधी को भी ये टाइटल मिल चुका है और उन्होंने अपने ये टाइटल लौटाया था कब, जलियांवाला बाग मैसाक्रे के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल, जामलाल बजाज ने अपना टाइटल, सबने अपने टाइटल गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये टाइटल शुरू किया गया, ठीक है। और उसी समय गए बंगाल में अकाल पड़ा था, अकाल काफी बार पड़ता रहता था, लोग जो है ना 55 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। आगे की बात करें, नेक्स्ट आया गाइस इंडियन काउंसिल एक्ट 1890। अच्छा गाइस एक चीज और आपने पढ़ा ना पीछे अभी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि अब इंडियंस का पार्टिसिपेशन क्या करे, बढ़े, किस चीज में बढ़े, लॉ फॉर्मेशन में, कानून बनाने में। तो उसी को लेकर के गाइस एक अंग्रेज था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, क्या नाम था, है ना, एवल ऑप्टिकल ह्यूम कहते हैं इसको। ये एक अंग्रेज था जो कि गवर्नर था, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था। व्हाट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञान, है ना। इसने गाइस एक संस्था बनाई, इसने क्या बनाई, एक संस्था, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था इसका, इंडियन टू पार्टिसिपेट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस फॉर द मेकिंग ऑफ द लॉ वगैरह, ये सब कुछ, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम था। मतलब ये संस्था बनाई थी अंग्रेज ने, किसने बनाई थी, ठीक है, ताकि इंडियंस पार्टिसिपेट करें। कैसे पार्टिसिपेट करें, मान के चलो ये इंडिया में राजपूतों की लीडर हैं, ये ब्राह्मणों की लीडर हैं, कोई दलितों का लीडर है, कोई मुस्लिम का लीडर है, तो सब कोई अपनी बात रखेगा अपनी कम्युनिटी की। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम था आईएनसी। ये वही आईएनसी है जो आज वाली कांग्रेस है ना, वही आईएनसी। तो गाइस इसके जो पहले, इसका फाउंडर कौन है, ए.ओ. बात कर रहा हूं मैं 1885 कब की बात कर रहा हूं मैं, 1880। और इसके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वो हैं, क्या नाम है, जो पहले अध्यक्ष हैं गाइस, पहले चेयरमैन जो हैं, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या नाम है इनका, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। अब दूसरा, पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष आता है गाइस, पहला ब्रिटिश, उसका नाम है जॉर्ज यूल, नाम है इसका, क्या नाम है इसका, यूल। पहली जो लेडी आती है, फर्स्ट महिला, उसका नाम है, क्या नाम है यार उसका, एनी बेसेंट। क्या नाम है इसका, एनी बेसेंट।
ये लेकिन पहली भारतीय नहीं है। पहली भारतीय महिला कौन आती है? सरोजिनी नायडू। कौन आती है? सरोजिनी नायडू। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो आते हैं गाइस, उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब नाम है। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी इस आईएनसी के सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने। कितनी बार बने? एक बार बने। इस आईएनसी में बहुत सारा ना ग्रीड था लोगों को मंच पे जाने का। मैं गया था जब वो आंदोलन में ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई। माइक छीन रहे थे लोग वहां पे। वो जो एसएससी का जो आंदोलन हुआ था, वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने मेरे। माइक छीन रहे हो, मैं बोलूंगा। टीचर आपस में कह रहा था मैं बोलूंगा। ये सिचुएशन चल रही थी, बड़ा फनी था। ठीक है ना? तो कुछ आईएनसी में भी ऐसा सीन था कि यहाँ के, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो सत्ता के भूखे थे। क्या थे? ऐसा इल्जाम इन्हीं के लोगों ने इन्हीं पे लगाया। इसलिए कई सारे लोगों ने छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा, महात्मा गांधी दोबारा नहीं बने, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन जो बने रहे, क्योंकि ये संस्था थी, बने रहे, वो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना? ये आगे चल के और बहुत पावरफुल पोस्ट पे रहे। कुछ लोग टिके रहे, कुछ लोग छोड़ के चले गए। कुछ लोग के अंदर, अब सुभाष चंद्र बोस भी ने भी तो अपनी 19 साल की एज में आईसीएस की परीक्षा निकाली थी। रिजाइन 19 साल में आईसीएस निकाला। तो मैंने बताया आपको कि वो तो बाय नेचर ही टॉपर रहे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो जर्मनी जाता है, हिटलर से बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, फिर जापान जाता है, फिर सेना तैयार करता है, फिर अटैक करता है, अकेला आदमी। समझो कितना दमखम होगा। यही पोटेंशियल हमें डेवलप करना होता है, और ये पोटेंशियल सूर्य से अगर हमें ऑरा मिले ना सही से, तो हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करें। चलो आज नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। तो अगले इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892। इसमें गाइस इसमें गाइस बजट सेशन जब हुआ ना, इसमें आर्गुमेंट, इसमें ना क्रॉस क्वेश्चनिंग का प्रोविजन जोड़ा गया। ये आज भी है हमारे संसद में। आपको पता ना, जैसे कोई नेता खड़ा होकर के सवाल पूछता है, देखा होगा कुछ पढ़ करके। हमारे पार्लियामेंट में गाइस, जैसे मान को चलिए फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या ये? निर्मला सीतारमन। ठीक है ना? हमारे क्लास के निर्मला सीतारमन है। अब इनसे, इन्होंने जीएसटी कम कर दिया, और तो इन्हें एक मीम वायरल हुआ था कि नीड न्यू हेटर्स, ओल्ड वन स्टार्टेड लाइकिंग मी। क्योंकि जीएसटी क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, अब अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना, तो उस पर 100 रुपए का इंश्योरेंस है, तो 118 नहीं देने, 105 ही देने हैं। ठीक है, बुक्स पे कम हो गया, 5% देना, ऐसा करके एजुकेशन में कम हो गया वो चीज़ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये निर्मला सीतारमन है और ये आज फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं, और मैं उनसे पूछूं कि मैडम ये बताओ कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमने एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, तो इनको क्या पता, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर कब बनी है? आज। तो इनको, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। तो ये मैडम क्या करेंगी, ये अपने मिनिस्ट्री को वो क्वेश्चन भेजेंगी। अब मान लो इन्होंने सीजीएल का एग्जाम निकाला है, और ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सवाल इनको आएगा, इस सीजीएल से जाते हैं ना, उनको आएगा, और तुम्हें ढूंढ के बताना है कि कितना खर्चा किया है। वो तो बस पढ़ देगी, तुम भेजोगी ना जो, वो जवाब वो पढ़ देगी, बात खत्म। ठीक है, अब मान के चलो ये डिफेंस मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह। ठीक है ना? तो पूछा कि, मैंने पूछा कि अब मान लो मैं विपक्ष का नेता राहुल गांधी, मैंने पूछा मैडम ये बताओ इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कितने मिग 21 विमान क्रैश हो गए, और फ्री फंड में हमारे पायलट फाइटर्स की ये पायलट्स की जान चली गई। उनको क्या बना, ये तो आज ही बने। तो ये क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजेंगे क्वेश्चन, वहां से आएगा। इसको कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें डाटा लग रहा है, आप ऐसे क्वेश्चन को रैंडम खड़े होकर के पार्लियामेंट में नहीं पूछ सकते, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन अलग होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन अलग होते हैं। स्टार्ड में आपको पहले से बताना पड़ेगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा पार्लियामेंट में, और वो क्वेश्चन उनको लिख के मुझे भेजना पड़ेगा 2 दिन पहले। ये अपने मिनिस्टर से पूछेंगी, और फिर पार्लियामेंट में मैं इनसे पूछूंगा, तो ये क्या करेंगी, आंसर देंगे। एक अनस्टार्ड है जो मैं रैंडम पूछ सकता हूँ, लेकिन इन सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। आगे की बात करें तो गाइस, इसी को कहते हैं कि भारत में जो है ना, प्रश्न पूछने का अधिकार शुरू किया गया बजट सेशन में। ठीक है, और भारत के प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। ये हमारा, हाँ, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, आपका बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन आवर। ठीक है, यही भारत में संसदीय प्रणाली, यहीं से हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट जो है बनता चला गया, ऐसा सिस्टम। नेक्स्ट, और क्या हुआ गाइस, एक आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इसमें भारत में पहली बार क्या कराया गया, इलेक्शन। क्या कराया गया, इलेक्शन किया गया। और गाइस कैसा इलेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया। ठीक है, कैसा इलेक्शन किया गया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं था ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये देखो जो बातें मैंने आपको बताई ना कि स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, इतने दिन पहले आपको इनको बताना पड़ेगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा फलाना डेट को, ये सिस्टम वहां पे होता था। इंडियन काउंसिल एक्ट में कहा गया कि अगर कोई ऐसा पब्लिक से रिलेटेड मैटर है तो आपको 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी प्रश्न पूछने के लिए और बहस करने के लिए, 6 दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड मैटर है तो जो डाटा आएगा वो उनको नहीं पता होगा, है ना, वो चीज है। ठीक है, ये आज भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1910 ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करना, ठीक है, मुस्लिम्स को अपने फेवर में करना, इसके लिए हुआ जॉर्ज, ठीक है, एक कमेटी बनी थी इसके लिए, जॉर्ज अरुणडेल की सिफारिश पर ये कमेटी बनी थी, ठीक है। और क्या क्या हुआ इसमें, उस समय इंडिया का सेक्रेटरी कौन था, लॉर्ड मॉर्ले, ठीक है, और वायसरॉय कौन था, मिंटो। इन दोनों से मिलकर एक क्या बना, एक मॉर्ले मिंटो सुधार बना, क्या बना, मॉर्ले मिंटो। इन दोनों ने कुछ रिफॉर्म्स किए, उसी को कहते हैं। वो किससे रिलेटेड है आपका, वो बताता हूं आपको मैं, ठीक है। गाइस, मुसलमानों के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व, मतलब कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। आपको पता ना कि आप जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक दलित खड़ा हो सकता है ना, ऐसा बंदा ही खड़ा हो सकता है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग, कोई जर्नल वाला टिकट नहीं ले सकता यहाँ से, वो कहीं और से लेगा, बट ये इलाका रिजर्व कर रखा है। क्यों, क्योंकि जिस इलाके हम रहते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की मेजोरिटी, फिर तो कोई ऐसा भी इलाका होगा जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा होगी और वहां पे मुस्लिम के लिए क्या कर रखा होगा। तो ये मुस्लिम्स के लिए जो है ना, मुस्लिम लीग वगैरह का जो स्ट्रगल शुरू से चल रहा था, क्या कि मुसलमानों के लिए हमें अलग से चाहिए एरिया जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स की मेजोरिटी हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स ही वही चल के आगे चल के पाकिस्तान का फॉर्मेशन करता है, और अंग्रेज कर भी देते हैं इसमें, ठीक है ना, यहीं से इसकी नींव डलनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मुसलमानों के लिए अलग से क्या, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता यानी कि कॉम्युनल, कॉम्युनल मतलब कि हिंदू मुस्लिम टाइप का बीजारोपण शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू होता है डिवाइड एंड रूल वाला। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता कहते हैं। ये जो बंदा है मिंटो, इसी को कहा जाता है कि हाँ ऐसा करेंगे हम लोग, और इसी से ये जो है ना पार्टीशन जो है क्रिएट होगा। गाइस, ये जो है ना, ये लिखा हुआ विधायिका में पूरक प्रश्न है, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। जैसे मान के चलो, मैं ये फाइनेंस मिनिस्टर मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने 6 दिन पहले बोल दिया, लेकिन इसके बदले में मैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था उसी के अगेंस्ट में एक और, समझ सब लोग, क्रॉस क्वेश्चनिंग से कहते हैं। मैंने पूछा था अपने लास्ट किताब को, मान लो ये यूपीएससी का इंटरव्यू देने आई है, मैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देने आई है, मैंने पूछा कौन सी किताब अपनी लास्ट पढ़ी थी, उन्होंने कहा सर ये किताब पढ़ी थी। मैंने कहा बताओ कितने पेजेस थे उसमें, मॉरल सेंट्रल आइडिया क्या था उस बुक का, कितने चैप्टर है उसमें। अब अगर इन्होंने झूठ बोला है तो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि इनकी एक्सप्रेशन से पता चलेगा, नहीं पढ़ा तो अलग अलग आंसर आएंगे, है ना, वो एनालिसिस करेंगे इस बात को, और अगर सच बोला तो सारे आंसर सही आ रहे होंगे, ठीक है, वो चीज है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होता है वो भी अलाउड कर दिया था पार्लियामेंट में, वो आज भी होता है, ठीक है। और क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया, होम रूल लीग की डिमांड हो गई, और 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ गई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी 1906 में। गाइस, वायसराय की काउंसिल में भारतीयों को शामिल करने का प्रोविजन किया गया, ठीक है। तो गाइस वो बताया था ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये पहले भारतीय थे जिनको शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आपको बता दिया। अब गाइस ध्यान रखना, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमनल इलेक्शन गाइस, वो जो जातिवाद के हिसाब से इलेक्शन होते थे ना, कि ये मुस्लिम रिजर्व सीट है, ये हिंदू रिजर्व सीट है, ये ऐसी रिजर्व सीट है, उसकी शुरुआत हो गई थी। तो उसमें मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रोविजन किया गया, और उसमें लेकिन वोट भी कौन देंगे, केवल इसका प्रोविजन किया गया उसमें, ठीक है। तो इसको, इस एक्ट को, ये जो एक्ट आया था, कौन सा वाला एक्ट हमारा, ये वाला 1892 का, ठीक है। ये एक्ट जो आया था, इसको उदारता, उदारता यानी कि लिबरल, और निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी वाला कहा गया। मतलब कि ये ऐसा एक्ट था जो कहा जाता है किसी के दबाव में आके नहीं बना, किसी के प्रेशर में आके नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या आ गया, इसके अलावा गए इंडियन काउंसिल एक्ट 1900
19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके समय में एक और आया गाइस, सुधार कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं इसको। कब आया? 1919 में। ये भारत में शासन की व्यवस्था करना था। इसका काम मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन इंडिया, गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना था। उस समय सेक्रेटरी कौन था? मॉन्टेग्यू। और वाइसरॉय कौन था? इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। जैसे मार्लियामेंटो सुधार था, मार्लियामेंटो सुधार का क्रेडिट किसके लिए जाता है? कॉम्युनल के लिए, कि हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। तो वो शुरुआत किसने की? मार्लियामेंटो ने। ऐसे एक और आया जिसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं आप लोग। तो इन्होंने कहा गाइस कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करना, मतलब ऐसे टॉपिक की पहचान करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वो तो आज भी हमारे पास है। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट क्या होती है? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट जिसपे, कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे। तो ये शुरुआत वहीं से हुई। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इन्होंने लिस्ट क्लियर की कि कौन सा कहां पे बनाएगा। अगर कोई ऐसा कानून है जो पूरे देश के लिए बनना है तो वो सेंटर वाले बनाएंगे। ऐसा कानून जो बॉम्बे वाले सिर्फ अपने लिए बनाना चाहते हैं या मद्रास वाले सिर्फ अपने लिए बनाना चाहते हैं, वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किया। ठीक है। और क्या क्या किया इसने भाई? कॉन्करेंट मतलब दोनों, जैसे नेचर से रिलेटेड रूल है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल, तो दोनों का टॉपिक है। जैसे जनसंख्या से रिलेटेड रूल है। यूपी में कहा गया कि जिनके 3 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी, ये दोनों का मुद्दा हो सकता है। ये सेंटर का भी मुद्दा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकती है कि जिनके 3 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी ने लागू कर दिया। तो ये दोनों का ही मुद्दा है। ये जो जनसंख्या का मुद्दा है वो किसका है? क्योंकि राज्य का भी मुद्दा है। अब यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है, 22 करोड़। जितना पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट की जनसंख्या नहीं होगी ना उतनी अकेले। और जिस हिसाब से यूपी की जनसंख्या बढ़ रही है ना भाई साहब, पहले यूपी आएगा, फिर चाइना, फिर इंडिया। मैंने बताया था ना आपको। ठीक है। वो चीज, एक और लॉकडाउन लगने की देर है बस। आगे की बात करें, लॉकडाउन में हम आगे आ गए थे। अच्छा गाइस, हमने इस प्रोविजन के थ्रू, ये जो हमारा 1919 का जो हमने ये बनाया, उसमें हमने बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली निकाला। बाइकैमरल तो कि दो सदन होंगे इसमें, है ना। एक राज्यों के लिए अलग होगा और एक विधानसभा अलग होगी। राज्य परिषद और विधानसभा। ठीक है। केंद्र के लिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, वैसे सेम से बनाइए। इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और क्या क्या होता है गाइस? इसके अलावा गाइस कुछ हमने, कुछ प्लीज बातें नहीं करो, कुछ बॉडीज भी बनाई। प्लीज बातें नहीं करो भाई। हमने कुछ ना गाइस बॉडीज भी बनाई। कैसी बॉडीज बनाई? हमने यूपीएससी की शुरुआत कर दी 1920। यूपीएससी की शुरुआत किस कमीशन ने की थी? ली आयोग ने की थी। किसने की थी? उस मतलब जिस बंदे ने बनाया था उस कमीशन का नाम ली आयोग था। उसने सिफारिश की थी कि भाई यूपीएससी जैसी बॉडी बना लो। कब तक बंदे जो है वो आईसीएस की परीक्षा देंगे? लंदन में जाके या फिर बनारस में जाकर के। ठीक है। आगे की बात करें, केंद्र के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से बजट और राज्यों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मुस्लिम के लिए अलग सीट है, हिंदुओं के लिए अलग सीट है, ईसाई के लिए अलग सीट है, सिखों के लिए अलग सीट है। ठीक है। अच्छा गाइस, महिलाओं के लिए वोटिंग के राइट्स दे दिए इसमें पहली बार। उससे पहले महिलाओं को वोटिंग के राइट्स, भारत में महिलाओं को वोटिंग के राइट कब मिले? 1920। ठीक है, 26 में। और यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। 1926 में बनाया गया यूपीएससी। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग, मतलब क्या है? यूपीएससी की बात कर रहे हैं। और ये सर रॉस बेकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे संविधान का कितना % कहां से लिया हुआ सिर्फ, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग 10 मिनट में अभी देखते हैं। चिल करो जब तक।